हेलो सर, गुड टू सी यू। कैसे हो आप? आई एम फाइन, आप सुनाएं। ऑल वेल, ऑल वेल। कितने साल हो गए आपको जर्नलिज्म करते हुए? 38? हाँ, मैं 1987 में मैंने शुरुआत की थी। अच्छा अच्छा। सो 13 एंड 25, और 38। अभी आप सीनियर एसोसिएट एडिटर प्रिंट के साथ जी जी और ट्रिब्यून के चीफ ऑफ ब्यूरो भी आप जी रह जी। चुके हो। तो इतना सारा लंबा काम किया आपने, कैसा लगा आपको हरियाणा? अब तो हरियाणा से ही हो ना? मैं हरियाणा से ही हूँ। वाह। हम इनफैक्ट हमारा जो परिवार है हम्म। वो पाकिस्तान से माइग्रेट होके आया था। अच्छा। 1947 में हम हांसी सेटल हुए थे। ओके। तो मेरे फादर टीचिंग में थे। हाँ। तो जब व्हेन आई वाज इन थर्ड क्लास तो हम चंडीगढ़ ट्रांसफ़र हुए। वो तो मेरी थर्ड क्लास से 9th क्लास तक मेरी चंडीगढ़ में रही एजुकेशन। उसके बाद फिर आए 2-3 जगह पे, केसरी है अम्बाला के पास, जींद, और इवेंचुअली वी सेटल्ड इन फतेहाबाद। तो ओके। अब हमारा होम टाउन इन ए वे फतेहाबाद बन चुका है। अच्छा, तो आप कहाँ से आए थे माइग्रेट करके पाकिस्तान में? ये मुल्तान के अंदर एक कबीर वाला जगह बोलते हैं, कबीर वाला। कबीर वाला, हाँ ओके। जी, हाँ जी। करनाल से आगे भी एक छोटी सी जगह है जहाँ पर मुल्तान के आसपास से आए हुए लोग एक ही जगह पे रहते हैं। ओके। वो तरावड़ी, तरावड़ी तो नहीं, टी से ही कोई नाम है, हाँ, नहीं जो वैसे तो किला है हरियाणा, उसके हाँ, अंदर में। हरियाणा में बहुत हाँ सारी हाँ। जितने भी सिटीज़ हैं, ऑलमोस्ट हब सिटी में, गुड़गांव की बात कर लीजिए, फतेहाबाद कर लीजिए, पलवल कर लीजिए, सब जगह है जो पाकिस्तान से आके बसे हुए हैं लोग। तो सर, अभी रिसेंट जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स चल रहे हैं हरियाणा में, उसको आप कैसे देखते हैं? अभी रिसेंटली जो कांग्रेस के सीएलपी लीडर अपॉइंट हुए हैं और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उसके ऊपर आपका क्या देखो, ओपिनियन है? अब ये देखिए कि जब 2024 का इलेक्शन था, तो क्योंकि जब हमने 2024 का लोकसभा इलेक्शन कवर किया, मैंने राजस्थान के भी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज की थी, हरियाणा तो पूरा किया था, तो इट लुक्ड क्वाइट एविडेंट कि सरकार आ ही जाएगी। और उसके पीछे एक कारण था। सबसे बड़ा कारण ये था कि एक तो 10 में से 5 सीट तो ये जीत ही गए थे लोकसभा की, और आउट ऑफ 90 असेंबली सेगमेंट्स 46 में कांग्रेस की लीड थी। और एडवांटेज विधानसभा में एक ये होने वाला था कि अगर हम पिछले जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उनका एक ट्रेंड देखते हैं ना, तो 40 सीटों को जाट डिसाइड करते हैं। जाट कम्युनिटी कम से कम 40 सीटों को डिसाइड करते हैं वो। अब पिछली बार उसमें से 10 जेजेपी ले गई थी, एक अभय सिंह की आईएनएलडी ले गई थी 11। तो लगभग इनकी जो 31 सीटें थी उनमें से 3 आप नू की छोड़ दो कांग्रेस की, और कुछ एक और छोड़ दो, तो मतलब 24-25 की सीटें जाट डोमिनेटेड सीट्स इनके पास आई थी। इस बार जेजेपी कमज़ोर थी, आईएनएलडी पहले से ही कमज़ोर थी, तो ये लग रहा था कि कम से कम वो 40 सीटें तो ये छोड़ेंगे ही नहीं। और बाकी इधर उधर से नू से भी 3 सीटें आएंगी, अम्बाला से भी आ जाती हैं, सिरसा से, फतेहाबाद से भी आ जाती हैं, तो ये आराम से 55 के करीब ले सकते हैं, ऐसा लग रहा था। मगर जब रिजल्ट्स आए तो देखो, भिवानी की जाट सीटें बीजेपी ले गई, जींद की जाट सीटें बीजेपी ले गई, सोनीपत की भी काफ़ी सारी सीटें बीजेपी ले गई, हिसार की ले गई। तो सारे मतलब कहते तो सौदा ही पलट गया। तो उस वक्त जो आपने बात की कि इन्होंने अब जो अपॉइंटमेंट की है, तो अब उसके बाद ये लग रहा था कि देयर विल बी ए मेजर शेकअप, और ऐसे हिंट्स भी दिए थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि राहुल गांधी खुद जो है चंडीगढ़ पहुंचे, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऑफिस में, वहाँ जाके उन्होंने अपना माइंड बताया कि मैं किस तरीके से इसको करना चाहता हूँ। फिर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स डायरेक्ट इलेक्ट हुए, ऐसे मतलब नॉट इलेक्ट, सिलेक्ट हुए, तो डायरेक्ट फ्रॉम द हाई कमांड। नॉर्मली क्या होता है कि प्रेसिडेंट बनता है और वो लिस्ट बना के और उसको अप्रूवल करवा के करता है, और इस बार पहले प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट्स के बने। और उसके बाद जब ये अपॉइंटमेंट्स हुई तो लोगों को लगा कि वो जो मेजर शेकअप वाली बात थी वो तो कहीं थी नहीं, क्योंकि आई मीन भूपिंदर सिंह हुड्डा इज़ ऑब्वियस चॉइस, क्योंकि सबसे ज़्यादा एमएलए उन्हीं के पास हैं, सबसे सीनियर मोस्ट लीडर भी वही हैं। तो ऐसा नहीं मैं कह रहा कि वो चॉइस कोई थोपी गई लगती है, क्योंकि सभी एमएलएज ने भी उन्हीं की, सभी नहीं तो कम से कम मेजॉरिटी एमएलएज ने उनको सपोर्ट किया था।
बट सवाल ये है कि ये चीज़ तो बड़ी जल्दी की जा सकती है, उसके लिए 1 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं थी। तो रही बात जो राव नरेंद्र सिंह की, ये लोग मतलब उनका नाम का जिक्र कम लोग कर रहे थे। लोग ये सोच रहे थे कि हो सकता है एक पोस्ट जो है हुड्डा फैक्शन को दी जाए, एक किसी दूसरे को दी जाए। तो नाम ये आ रहे थे कि अगर हुड्डा फैक्शन से कोई प्रेसिडेंट बनता है तो हो सकता है दीपेंद्र हुड्डा प्रेसिडेंट बन जाए, और लीडर ऑपोजिशन किसी और को बनाया जा सकता है, या फिर लीडर ऑपोजिशन अगर इन कैंप में हो तो हुड्डा साहब भी हो सकते हैं, और या किसी कादियान साहब का भी जिक्र आया था बीच में, शोकर हुड्डा का भी जिक्र आया था। तो ऐसा कुछ होता है तो फिर दूसरे पक्ष में से किसी यंग लीडर को बनाया जा सकता है प्रेसिडेंट। बट ये राव नरेंद्र सिंह का नाम उतना ज़्यादा कभी भी चर्चा में आया नहीं था ऐसा। तो ये कौन से फैक्शन से हैं फिर? वो तो यही कह रहे हैं कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, जबकि जबकि आपने देखा होगा कि राव कैप्टन अजय सिंह ने एक ट्वीट किया, संपत सिंह ने भी किया कि यही करना था तो 1 साल वेट करने की क्या जरूरत थी, और उनका ये इंडिकेशन था कि ये सब कुछ हुड्डा कैंप से ही हुआ है। तो सर इसमें जैसे आपने ये कहा कि 1 साल वेट करने की क्यों जरूरत थी, पर क्या आप अगर देखें तो हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को साइडलाइन करके किसी नए को रिप्रेजेंट करना या किसी नए को अपॉइंट करना, क्या ये अपने आप में एक सुइसाइड नहीं होएगा? आप मतलब हुड्डा को साइडलाइन कर सकते हो धीरे धीरे डिसइन्वेस्टमेंट करके, पर एकदम से आप अचानक करो तो क्या ये कांग्रेस पार्टी को थोड़ा नुकसानदायक नहीं नहीं, होएगा? आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली आप ये देखिए कि 2014 में जब कांग्रेस हारी, उसके बाद इन्होंने हुड्डा को साइडलाइन किया। इन्होंने क्या किया कि अशोक तंवर पार्टी के प्रेसिडेंट थे, लीडर ऑफ अपोजिशन तो इनका बन नहीं सकता था क्योंकि इनके एमएलए कम थे। लीडर ऑफ अपोजिशन तो अभय सिंह चौटाला थे, मगर सीएलपी लीडर जो है उन्होंने किरण चौधरी को बनाया। अब जो अगले 5 साल थे टू द रन अप ऑफ 2019 लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शंस, किरण चौधरी की जो एमएलएज हैं उनके साथ पटरी नहीं बैठ पाई, क्योंकि एमएलएज तो सभी रोहतक, सोनीपत, झज्जर रीजन से जीत के आए हुए थे उस वक्त पे, जो हुड्डा बेल्ट थी ना, और किरण चौधरी उस बेल्ट से नहीं थी, तो उनका आपस में तालमेल ही नहीं बैठा। लोकसभा इलेक्शन तक यही चला, बट जब असेंबली इलेक्शन के लिए टिकटों का बंटवारा हो रहा था तो उस वक्त उनकी आपस में टकराव काफ़ी हुआ। तो उसके बाद उन्होंने अशोक तंवर को अचानक से हटा के कुमारी सैलजा को बना दिया। हालांकि कुमारी सैलजा भी हुड्डा कैंप से नहीं, उनको अलग, बिल्कुल अलग कैंप है उनका, बट वो रही। अब जब 2019 के इलेक्शन के बाद इनके पास अच्छी सीटें आ गई और ये लीडर ऑफ अपोजिशन भी बन गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो 2022 के अंदर उदय भानजी को पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया, जो कि उनके खुद के कैंप से हैं। तो ये आपकी बात सही है कि जब कांग्रेस के पास जितने एमएलए आ रहे हैं उनमें से मोर देन 70% उन्हीं के प्रभाव से आ रहे हैं, तो उनको साइडलाइन करना उतना आसान तो नहीं है। तो क्या एक मेक और ब्रेक वाला डिसीजन भी नहीं हो सकता था इस वक्त, जो मतलब कि भाई हम अब नहीं चाह रहे जो पुराने तरीके से जो राजनीति कांग्रेस की हो रही थी कांग्रेस पार्टी में, उसको छोड़ के हमारे को एक नए लीडर के थ्रू हमारे को आगे जाना है? नहीं, कम से कम जो ये देरी हुई इसको देख के सभी को ये लग रहा था कि वो मेक और ब्रेक वाला ही कुछ ना कुछ डिसीजन लेने वाले हैं, ऐसा लग रहा था। और तभी तो कैप्टन अजय यादव और प्रोफेसर संपत सिंह ने जो लिखा, ट्वीट किए उनकी नियुक्ति पे, तो क्योंकि सभी ये उम्मीद कर रहे थे कि कोई ना कोई अभी जैसे मैंने पीछे स्टोरी की इन पे ब्रिजेंद्र सिंह की जो यात्रा है उसके लिए, तो मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मेरी राहुल जी से बात हुई है और उनका आशीर्वाद है। मगर अभी परसों जब बीके हरिप्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उन्होंने तो ये बोला कि ना तो चौधरी वीरेंद्र सिंह एमएलए हैं, ना उनका बेटा एमएलए है, तो हमारी पार्टी की तो ये
यात्रा है नहीं, पार्टी का काम तो वही जो हुड्डा जी हैं वही करेंगे। उस पे भी मैं आऊंगा, पर उससे पहले हम हुड्डा को निपटा लेते हैं, हालांकि हुड्डा निपटने वाली चीज नहीं है। नहीं, हमें क्यों निपटाना है, हमें क्यों निपटाना है, वैसे भी इज ए नाइस नाइस पॉलिटिशियन। पर्सन। पर अच्छे लोगों की दुनिया कहाँ है ये? तो खैर खैर कितना इम्पैक्टफुल होगा ये अपॉइंटमेंट्स देखिए, कांग्रेस के रिवाइवल के लिए? कितना मैं आपको इम्पैक्टफुल बताता हूँ होंगी? कि इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हम्म हरियाणा में जो अब तक होता रहा है, हम्म तो कांग्रेस जब जब भी ओपोजिशन पावर में आई है ना, हम्म चाहे आप 1977 में जब जनता पार्टी आई, हम्म 1987 में चौधरी देवीलाल की पार्टी आई, उसके बाद 1999 से 2005 तक अपना चौटाला रहे, तो कांग्रेस पावर में आती है बिकॉज ऑफ द एंटी इनकम्बेंसी। दे नॉर्मली डोंट हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट, एंटी इनकम्बेंसी से ही आ जाती है, मतलब वो तो एक ऑल्टरनेटिव है ही है। ये फिनोमेना काफी लंबे टाइम तक उनके दिमाग में था, चलता रहा, मगर अब वो सारा बदल गया लगता है। जो तीसरी बार बीजेपी का पावर में आना कोई छोटी चीज नहीं है ना, हाँ तो वो बदल गया है। अब जब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे तो बीजेपी को 15 साल हो चुके होंगे। अब उस वक्त अगर लोगों को कुछ भी चेंज सोचना है, कुछ भी ऑल्टरनेटिव देखना है, तो सिवाय कांग्रेस के कुछ होगा नहीं। तो नाउ इट विल डिपेंड कि उस वक्त पे क्या स्थितिज होती हैं, क्या क्या हालात होते हैं, क्या इश्यूज होते हैं। क्योंकि एक चीज़ मान के चलिए, 4.5 साल क्या होता है उसका इस देश में कोई फर्क नहीं है। लास्ट 6 महीने जो है ना, वो इलेक्शन डिसाइड कर लेते हैं। अगर आप ध्यान दें तो 2019 के लोकसभा इलेक्शन में एटलीस्ट हमें कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं थी बीजेपी की। बालाकोट और ये जो एयर स्ट्राइक हुआ, उसके बाद सारा कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया उसके बाद। तो सारा कुछ तो पिछले लास्ट 6 महीने में बदल गया। हाँ, वो एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट था इमोशनली। तो सर अगेन मैं उसी बात पे आता हूँ, जैसे आपने ये कहा कि भाई ये इम्पैक्टफुल जो अपॉइंटमेंट्स हैं जो हुए हैं, कांग्रेस के जो डेवलपमेंट्स हैं, इन्हीं को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो क्या आपको लगता है कि भाई ये दोनों लीडर कांग्रेस के नैया पार लगा पाएंगे, या फिर किसी नेता ने एक ट्वीट किया था थोड़े दिन पहले कि वही घोड़े होंगे, वही योद्धा होंगे, वही सब होंगे, तो किसी समर्थक ने भी नीचे उसके लिख दिया था रिजल्ट भी वही होएगा। तो क्या मतलब सेम फिनोमेना से सेम रिजल्ट होएगा, या कुछ इस डिसीजन से कुछ रिवाइवल होएगा कांग्रेस? मैं आपको बताता हूँ कि ये मैं वैसे तो आपको इसका जवाब पहले दे चुका हूँ कि कांग्रेस आमतौर पे एंटी इनकम्बेंसी की वजह से ऑटोमेटिकली पावर में आ जाती रही है, तो उसमें तो वो मैटर भी नहीं करता ना कि आपके घोड़े कौन हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आपसे जिक्र भी किया था, अभी मैं उसके बारे में डिटेल में बात नहीं करूँगा। मेरी एक बुक पब्लिश होने वाली है, मैं उसका नाम या वो तो हम अगली बार जब कभी बात करेंगे तो करेंगे। तो मैंने उसमें काफ़ी स्टडी किया। तो आप एक चीज़ देखिए कि बीजेपी अगर तीसरी बार पावर में आई है तो वो कोई इतना इतनी सिंपल पॉलिटिक्स नहीं है, उसमें बहुत सारे चीज़ें इन्वॉल्व हैं। उसमें सबसे पहली बात, देयर इज ए बिट ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द रिक्रूटमेंट्स एट द लोअर लेवल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हायर लेवल। जो आपको गांव में जाएंगे ना, जैसे मैं इलेक्शनों में जाता रहा हूँ, गांव में आपको सुनने में मिलेगा कि हमारे गांव में ना ये इतना गरीब है, चाहे चपरासी लगा लड़का, ठीक है, मगर लगा, टीचर लगे और क्लर्क लगे, तो वो कहते हैं जी हम हमारे घरों में लगे, हम ना तो पैसे देने की हिम्मत है हमारे पास, ना हमारे पास। तो ये एक जो मैसेज, मेन चीज मैसेजिंग की होती है ना, नैरेटिव सेट हो गया है कि बीजेपी में ट्रांसपेरेंसी है। हालांकि अगर आप जो टॉप लेवल की काफ़ी पोस्ट पे आप देखेंगे, आरएसएस पीपल आर बीइंग पोस्टेड, वाइस चांसलर्स जो लग रहे हैं, या वो उसकी बात पर वो ना पब्लिक को मैटर नहीं करता है। वो जो मासेस है ना, उनको मैटर नहीं करता है। वो मासेस को क्या मैटर करता है? क्लास
3 और 4 जिसको ग्रुप सी एंड डी बोल देते हैं ना, ग्रुप सी। अच्छा, इवन मैं आपको अब मुझे पता नहीं आज क्या स्थिति है, बट व्हेन द वेरी फर्स्ट बैच ऑफ HCS ऑफिसर केम, मैं एक उस दिन रूटीन में मुझे सेक्रेटरीट जाना होता था चंडीगढ़, तो मैं गया हुआ था। तो वहाँ मुझे कुछ बच्चे सेम एज ग्रुप के इन देयर 20s और अर्ली 30s मिले, और अलग तरह की ड्रेसेस थी, फॉर्मल, जो नॉर्मली सेक्रेटेरिएट में आपको दिखेंगे, कुर्ते पजामे वाले दिखेंगे और तरह के भी दिखेंगे, पैंट शर्ट वाले दिखेंगे, मगर वो इक्का दुक्का तो दिख जाएंगे। पर एक ही जगह पे अगर आपको 20-25 लोग, लड़के भी और लड़कियां, फॉर्मल्स में देखें तो वो कुछ अब नॉर्मल लगता है। तो मैंने पूछ लिया, तो उन्होंने कहा जी हम HCS ऑफिसर हैं, हमारी मतलब अपॉइंटमेंट हुई है, आज हमें बुलाया गया था, तो एक कुछ हमने मिलने के लिए बुलाया हुआ है। तो मैंने कहा मैं भी मिल लूँ आपसे? कहते हाँ। तो मैंने वहाँ किसी जो ऑफिस में कोई क्लर्क थे उनसे कहा कि मैं ट्रिब्यून से हूँ, तो मैंने इनसे बात करनी है, कोई कमरा दे सकते हैं? तो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रूम था साथ में, खुलवा दिया। वहाँ बैठी उनसे मैंने बात की थी, उस पर मेरी स्टोरी भी छपी थी। तो जो लड़की टॉपर थी उसके फादर रोडवेज के क्लर्क थे। ओके। हाँ, एक डबवाली का लड़का जो HCS में सिलेक्ट हुआ, वो उसके फादर रिक्शा चलाते थे डबवाली में। पढ़ते पढ़ते सबसे पहले वो कॉलेज लेक्चरर बना या स्कूल लेक्चरर बना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, इसमें लिखा हुआ इसमें। फिर उसने फिर पढ़ते हुए ये तैयारी करके वो HCS में आया। तो इस तरह के अभी एक रोहतक में आशीष करके SDM है रोहतक में इस वक्त पे, वो भी ही वाज अमंग देम जो मेरे को मिले थे लोग। श्वेता सुहाग थी वो लड़की जो एक बस रोडवेज क्लर्क की बेटी थी, शी इज़ आल्सो HCS। तो ये चीज़ें। और 2019 के शुरुआत में एक बाई इलेक्शन आया था जींद में। तब मुझे पहला आभास तो मुझे हुआ था जब मैं इनसे बच्चों से मिला, 2017 होगा ये। पर वो ठीक है कि मुझे लगा कि पहली बार हुआ है। अभी कई बार क्या होता है कि आपके HPSC के मेंबर भी आधे तो कांग्रेस के टाइम के थे, आधे आपके थे, तो कई बार ये भी कारण हो सकता है। बट 2019 में जब मैं बाई इलेक्शन कवर करने गया, तो मैं एक गाँव में जाके चाय के एक खोखा लगा हुआ था, साथ में एक तख्तपोश पे कुछ लोग बैठे थे, मैं भी जाके बात करने लग गया, बैठ गया, उन्होंने बिठा लिया। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि उसमें दिग्विजय चौटाला, रणदीप सुरजेवाला और मिड्डा ये थे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सुरजेवाला के आसपास का एरिया ये बेसिकली ना, वो नरवाना से भी लड़ते रहे हैं, कैथल से भी, और फिर बहुत सीनियर लीडर भी हैं। तो मैंने कहा जी पोजीशन क्या है? मेरे को उम्मीद थी कि वो पलड़ा भारी बताएंगे, पर जब उन्होंने बताया मैं शॉक्ड हो गया कि उन्होंने कहा जी पहले जीतेगी तो यहाँ से BJP, और सुरजेवाला जी का आप नाम ले रहे हो तो वो तो तीसरे नंबर पे। मैंने कहा ऐसे कैसे? तो फिर BJP के लिए जब मैंने पूछा वाई BJP, तो सबसे चीज़ उन्होंने एक ही चीज़ बताई, कहते जी हमारे छोरे लगे हैं। अच्छा, एक ये खास चीज़ है इनका, ये क्या करते हैं कि ये 4 साल चाहे कुछ ना लगाए, आखिरी साल में ये नियुक्तियां खूब दे देते हैं। नियुक्ति और डायरेक्ट बेनिफिट्स। हाँ, वो डायरेक्ट, मैं जो बात बता रहा ना, एक चीज़ नहीं है, मैं पहली पे ही अभी तक आया था। पहली ये थी नियुक्तियां, दूसरी डायरेक्ट बेनिफिट्स। जो PPP इन्होंने शुरू किया ना, परिवार पहचान पत्र, उसका ये हुआ कि जो पहले आपको सेंटर की BPL लिस्ट पे डिपेंड होना पड़ता था कि किसी को देना है या नहीं देना, वो ख़त्म हो गया। आपने अपनी इनकम डिक्लेयर कर दी, उसके बेस पे उन्होंने आपको बेनिफिट देने शुरू कर दिए। ये भी है। और ऑपोजिशन वाले मैंने देखा है कि वो कई बार ना चीज़ों की गहराई तक नहीं जाते हैं, वो रट लगाए हुए थे, आते ही PPP बंद करेंगे, आते ही मैं दिल में सोचूं भाई यही तो उनका जो है ट्रम्प कार्ड है, उसको तुम बंद कर रहे हो भाई, जिसकी वजह से वो 70% आबादी को फ्री राशन दे रहे हैं, उसको तुम बंद करोगे। ये नहीं कहते कि हम इससे बेहतर देंगे और देंगे, बोले इसका बीमारी का नाश करेंगे। तो एक ये है। दूसरा सोशल इंजीनियरिंग। आप ये देखो कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं, वहाँ वो किया हुआ है, यहाँ पे वो नहीं हो सकता, तो जाट नॉन जाट हो गया। क्लियर है ना? आई थिंक वो ज़्यादा उनके लिए वो पावरफुल है और ज़्यादा कारगर है। हाँ,
इसमें सर दो चीजें हैं, जैसे आपने ये कहा कि ट्रांसपेरेंसी हो रही है, इसमें एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीज भी है कि ये रिफ्लेक्शंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी है या रियलिटी भी है। मैंने आपको बताया ना, इसके साथ मैं ये बात जोड़ता हूँ कि हरियाणा जब हाईएस्ट नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो हरियाणा में है, जितने भी स्टेट्स हैं, तो वहाँ पे अगर आप नौकरी दे रहे हो और फिर भी सबसे ज़्यादा रोजगार है और फिर भी उसमें ये कह रहे हैं कि भी ये ट्रांसपेरेंसी है, तो ये बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं थोड़ी। मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ तो मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि जो ट्रांसपेरेंसी हमें दिखी है वो ज़्यादातर लोअर लेवल जॉब्स में दिखी है। हालांकि मैंने आपको HCS का भी बताया, ये है भी या दिखी है? नहीं है, मतलब एटलीस्ट ग्रुप सी एंड डी में तो अभी भी लोग बात करते हैं, क्योंकि मैं 2024 के इलेक्शन की भी बात कर रहा हूँ आपको। 2024 के इलेक्शन में भी ये था। नहीं, वैसे भी आप देखेंगे ना, क्योंकि मैंने तो वो समय सब देखा है जब पता था कि नौकरी चाहिए तो एक्स के पास जाओ, वाई के पास जाओ, और टीचर के इतने लाख, और हाँ बिल्कुल। हाँ वो हमने टाइम देखे हैं। हम्म, तो वो चीज़ें तो अब नहीं है ना, हमें कहीं कोई सुनने में नहीं मिलता है कि ये फलाना आदमी जो है आपका करवा देगा। हाँ उस तरीके से ओपन नहीं है हाँ जो पहले बिल्कुल बाजार थे। हाँ बिल्कुल हो गए सर। जैसे आपने सोशल इंजीनियरिंग की बात करी कि बीजेपी मतलब जाट या नॉन जाट या जो भी उनका रहता है, तो इसी को मैं अगर कांग्रेस के साथ अभी देखता हूँ तो जैसे उनकी पिछले 20 साल 15 साल की पॉलिटिक्स रही है जाट और दलित, उसको उन्होंने थोड़ा सा चेंज करके राव नरेंद्र के अपॉइंटमेंट के साथ ये मैसेज दिया कि जाट और ओबीसी जो हरियाणा में उनसे खिसक रहा था, तो इसको आप कैसे देखते हो? देखो, अगर आप पहले की आप ये कह रहे हैं कि उनकी जाट और दलित थी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप पिछला भी देखेंगे, पहले का भी, तो उसमें टिकट तो ब्राह्मण्स को भी मिलती थी, अग्रवाल्स को भी मिलती थी, पंजाबीज को भी मिलती थी, सभी कास्ट को रिप्रेजेंट किया जाता था, क्योंकि उस वक्त उतनी ज़्यादा सोशल इंजीनियरिंग नहीं हुआ करती थी। सोशल इंजीनियरिंग सच्ची पूछिए तो आप ये 2014 के बाद जो हुई है ना इंडिया में पूरे में, इट्स नॉट अबाउट हरियाणा ओनली, इट्स अक्रॉस द कंट्री। तो और ख़ास तौर पे ये देखते हुए कि ओबीसी जो है वो एक बिगर चंक ऑफ वोटर है अक्रॉस द कंट्री, तो अब प्रधानमंत्री खुद भी ओबीसी हैं, तो वो एक बीजेपी के पास बहुत बड़ा ओबीसी फेस भी है ना। तो ओबीसी को तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रही है बीजेपी। और जब 2024 में मार्च में अभी इलेक्शन को टाइम कुछ पड़ा था, तो उन्होंने खट्टर साहब को रिप्लेस किया और उसकी जगह ओबीसी को लेके आए सीएम भी। अब रही बात जो आप कह रहे हैं कि जो कांग्रेस ने ये शिफ्ट किया है, इस पे मैंने अभी पिछले दिनों द प्रिंट में एक स्टोरी भी की है कि दैट रिप्लेसिंग जाट दलित कॉम्बिनेशन विद द जाट ओबीसी, हाउ दिस विल प्ले आउट, ऐसे करके उसको डिटेल्स में मैंने किया है। अब आप ये देखिए कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में यहाँ भी और राजस्थान में भी, राजस्थान का मतलब जो ये राजस्थान के झुंझुनू, चूरू और ये जो आसपास के जो, हाँ शेखावटी, इसमें ये बड़ा रेजोनेट कर रहा था ये जो जाट दलित कॉम्बिनेशन। वहाँ पे जाट वर्सेस राजपूत थे, यहाँ पे जाट वर्सेस नॉन जाट वाली बात थी। बट दलित्स बाय एंड लार्ज लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस के साथ थे, बिल्कुल थे। अच्छा, उसका सबसे बड़ा कारण ये था, मैं जब इनको राहुल कसवा हैं जो अपना चूरू से जब लड़ रहे थे, तो मैं उन कवर करने चूरू गया, तो मैं उनके साथ उनकी गाड़ी में मैंने वीडियो इंटरव्यू किया था। उन्होंने पहली बार मैंने देखा कि वो मैंने ही, क्योंकि वो वीडियो इंटरव्यू भी किया, उसकी टेक्स्ट इंटरव्यू भी किया, तो मेरे हिसाब से ये बात उन्होंने पहली बार ही की। कहते जी मेरे को यूँ लगता है कि ये ना 400 पार की कह के गलती कर गए। अच्छा, कहते अब डर रहे हैं, खास तौर पे दलित्स के अंदर। कहता है ये मैं उनके साथ जब जा रहा था तो मुझे नहीं पता था मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, वी वर विद इन द चूरू सिटी। तो कहते जी हम जहाँ जा रहे हैं ना वो दलित्स का ही एक मतलब वो मीटिंग है, तो आप देखेंगे बात करके भी उनसे। कहते डरे हुए हैं, उनको तो ये लगता है हमारा रिजर्वेशन भी खा जाएंगे, हमारे राइट्स खत्म कर देंगे। हाँ, तो ये मैसेज जो है ना लोकसभा के इलेक्शंस में बड़ी मतलब, अच्छा सिर्फ ऐसा नहीं है कि इन्होंने यूं ही कहा,
राजस्थान के इलेक्शन में एक बीजेपी की प्रत्याशी जो इनकी दीपेंद्र हुड्डा की जो सिस्टर इन लॉ हैं ज्योति। ज्योति, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला हम्म कि हमें संविधान बदलने के लिए 400 हम्म सीटों की जरूरत है मोदी जी को, और ये तो इस तरह और भी कईयों ने बोला। उस वक्त मैंने कुछ स्टोरी में 3-4 नाम दिए थे जिन्होंने ये बात कही थी। तो उससे मैसेज ये गया कि संविधान बदलने का मतलब क्या हुआ? संविधान बदलने का मतलब तो फिर अंबेडकर वाला संविधान तो रहेगा नहीं वो। तो ये बड़ा मैसेज गया। बट उसके बाद जब हरियाणा में असेंबली पोल आए तो इनको समझ आया कि अब दोनों को तो एकदम से विन ओवर कर नहीं सकते, पूरे के पूरे दलित वर्ग को तो कर नहीं सकते, तो क्यों ना आधों को कर लिया जाए। तो इन्होंने SC A और SC B 2 कैटेगरीज करके, तो जो A थी जिसके अंदर पुअरेस्ट ऑफ पुअर SCs आते हैं, उनके लिए अलग कोटा कर लिया, मतलब कोटा विद इन कोटा कर दिया। उससे दे वर एबल टू विन वोट्स ऑफ वाल्मीकिस एंड धानक्स एंड अदर कास्ट्स। तो अब सवाल ये है कि जो जो डोमिनेंट दलित कम्युनिटी है ना, जिसमें चमार में मेनली आते हैं, जाटा जिनको बोल देते हैं मतलब यूपी में, वो तो अभी भी कांग्रेस के साथ चल रहे थे ज़्यादा। तो अब अगर ये बदलाव किया है तो पर क्या आपको नहीं लगता कि ये मौका तो कांग्रेस ने ही दिया था बीजेपी को? ये जो दलित का जो कॉम्बिनेशन था, जाट दलित का, उसमें जो ब्रेक हुआ और एक थाली में परोस के मौका दिया, जिसके बाद बीजेपी ने उसमें अपना पूरा खेल किया। हाँ, ऑफ कोर्स मौका तो कांग्रेस ने दिया ऊपर। अब बात रही कि क्या ओबीसी और जाट के कॉम्बिनेशन से फायदा होगा या नहीं होगा। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अगर 2024 के असेंबली इलेक्शन में CM फेस डिक्लेयर तो इन्होंने नहीं किया था, पर वो डिक्लेयर जैसा था, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड था एक तरीके से, डिक्लेयर जैसा था। अगर क्लियर मैसेज होता कि हमारा कोई CM कैंडिडेट नहीं है, क्लियर मैसेज होता, और द फील्ड इज ओपन, कल को बनाना है किसी को बना लेते, वो कोई कौन रोकने वाला था उनको। द फील्ड इज ओपन एंड एनीबॉडी कैन बी CM। तो अब देखो, फर्क तो सारा दोनों के बीच में लेस देन 1% वोट का था। 22,000 वोट ही हैं। हाँ, तो बड़े आराम से ये फिर भी जीत जाते। मगर मैसेज जब ये चला गया ना कि CM जो है हुड्डा ही होंगे, तो बीजेपी को जाट नॉन जाट प्ले करना बड़ा आसान हो गया था। तो अब भी मैं वही कह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हो ना कि क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा, फर्क तब पड़ेगा, वो देखना होगा कि ये उस वक्त में मैसेज क्या देते हैं। मैसेज क्या देते हैं। अगर सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी करेगी, अब भी पहले भी कर रही थी, अब भी करेगी, है ना। डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट करेगी, हर कोई करता है वैसे तो देखा जाए तो, मतलब ठीक है, इतना ओपनली पहले नहीं कर रहे थे, करते तो है ही है ना। अब वो डिपेंड करेगा, क्योंकि मैं जब इस एरिया में देखता हूँ ना, जब भी मैं कभी इलेक्शन के लिए जाता हूँ, तो जब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, गुड़गांव, मानेसर, रिवाड़ी के बाद आपका महेंद्रगढ़, नारनौल, यहाँ का माहौल, और आप फिर जब मैं रोहतक, झज्जर और इधर होता हूँ तो बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसका रीज़न ये है कि ये बेसिकली दे आर बेसिकली लाइकिंग ए नॉन जाट चीफ मिनिस्टर। तो मैं वही कह रहा हूँ कि if it see when Congress went to polls in 2005 during Chotala rule, the field was open. हालांकि अगर किसी का नाम सबसे ज़्यादा माना जा रहा था तो भजन लाल जी का था, क्योंकि he was party president also at that time. तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम उतना नहीं चल रहा था। ये ठीक है कि अपने रोहतक एरिया में तो ये चला ही रहे थे, बट अक्रॉस द स्टेट ऐसा पहले तो बात ये थी, कांग्रेस हमेशा से तब यही करती थी कि पार्टी बाद में डिसाइड करेगी। हाँ, हमेशा से ही रहा। हाँ, तो उसका डिपेंड करेगा उसके ऊपर सारा कुछ। ओके सर, ब्रजेंद्र सिंह पे आते हैं। ब्रजेंद्र सिंह, चौधरी ब्रजेंद्र सिंह जी के बेटे, और यात्रा निकाल रहे हैं हरियाणा में। कैसे देखते हो आप उनके एक ओवरऑल पर्सनैलिटी को एडजेसेंट टू दिस यात्रा? देखो, वो एक, मैं ऐसे कहूँगा कि एक ईमानदार
व्यक्तित्व है, मतलब जो पॉलिटिशियन होते हैं ना, एक ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ, वो चीज़ बिल्कुल नहीं है उनमें। बड़े साफ गोई से बात करते हैं, उनके फादर भी करते थे। हम्म, और अच्छे पढ़े लिखे हैं, आईएएस रहे, अच्छे कॉलेजेस में उनकी एजुकेशन है। और अभी क्योंकि वो एमपी तो बने, वही 2019 की जो बात थी, क्योंकि वो माहौल ही बदला हुआ था वहाँ पे, हर कोई जीत रहा था उस वक्त बीजेपी पे। रिजीम में। हाँ, हर कोई जीत रहा था 2019 का। वो हम्म, जो हिंदी बेल्ट थी ना, हम्म, हिंदी बेल्ट में सिवाय बालाकोट स्ट्राइक के कोई इशू नहीं था, मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली तो, क्योंकि मैंने कवर किया है वो। हम्म, वहाँ कोई और इशू था ही नहीं लोगों में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अ, हमारी पोलिंग वाले दिन हम्म, ट्रिब्यून में एडिटोरियल मीटिंग चल रही थी, हम्म, इवनिंग में होती है। तो एडिटर मिस्टर राजेश रामचंद्रन थे, तो मैं साथ में बैठा था एज ब्यूरो चीफ। हम्म, और चंडीगढ़ ट्रिब्यून जो हमारा पुल आउट होता, उसकी टीम भी थी, हर पंजाब की भी थी। हम्म, तो क्या हुआ था कि जब वोट डालने गई ना ये किरण खेर। किरण खेर, हम्म, तो इनकी वो हाई हील थी, तो स्लिप करके गिर गई। ओ, तो इनके पीछे पीछे वो अनुपम भी आ रहे थे, तो उन्होंने आके उठाया। हम्म, फिर ये, तो हमारे में से किसी एक मतलब एडिटर्स ही होते हैं सारे, कोई असिस्टेंट एडिटर, एसोसिएट एडिटर वगैरह। एक एडिटर ने कहा जी ਉਹਦਾ किरण ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ हो गया, ਉਹਦਾ ਤਾਂ मुहूर्त ही खराब हो गया। कहते व्हाट हैपेंड? कि जी वो वोट पाउंड जा रही थी, तो गिर गई। तो मैंने ऊपर से कहा, अगर जी वो तो जीतेगी। सामने जिन्होंने कहा था, नहीं 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 ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, सवाल ही नहीं कर, मैं कहना शी इज़ गोइंग टू विन। तो और मैं एक चीज़ और, नॉट ओनली शी इज़ गोइंग टू विन, दी बीजेपी इज़ गोइंग टू विन ऑल 10 सीट्स इन हरियाणा। दिस आई सेड, पोलिंग वाले दिन की बात, हरियाणा और चंडीगढ़ के एक ही दिन पोलिंग थी। दी बीजेपी इज़ गोइंग टू विन ऑल 10 सीट्स ऑफ हरियाणा, और मे बी in the entire Hindi belt, the BJP is going to perform very, very well. So the editor said, you are making a very big statement. मैंने कहा, because I have visited field, I have gone to villages. वहाँ बात ही यही का है, और कोई बात ही नहीं है सिवाय उसके कि देखो पाकिस्तान को मजा चखा दिया। और नेशनल सिक्योरिटी पे बेस हो गया हाँ, था पूरा। और मैंने ये कहा कि जहाँ तक बात कर रहे हो आप किरण खेर की, तो क्योंकि एट दैट टाइम आई वाज नॉट ओनली चीफ ऑफ हरियाणा ब्यूरो, आई वाज हेडिंग द चंडीगढ़ पुल आउट आल्सो, आई वाज लीडिंग दैट टीम आल्सो। सो मैंने कहा फॉर द पोलिंग डे टुडे, मैंने सबको कहा आज को आपका काम नहीं है ना, क्योंकि उनकी बीट्स होती हैं, एक हेल्थ बीट होती है, एक स्कूल बीट होती है, एक यूनिवर्सिटी बीट होती है, पीजीआई बीट अलग है, क्राइम अलग है, आपकी एमसी अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। मैं कहा तुम्हारा और कोई काम नहीं है ना, आज तुम अलग अलग एरिया बांटो, और वहाँ तुमने सिर्फ एक काम करना है, जिस तरह हम एग्जिट पोल बोलते हैं, ये जो वोट दे के आएंगे ना, उनसे वैसे ही बात करना है कैजुअली, भी क्या माहौल है, ये मत पूछना वोट किसको डाला है, बस क्या माहौल है। तो जब उन्होंने आगे बताया तो मेजोरिटी वाज विद बीजेपी, तो मैंने कहा वो तो मैं करवा चुका हूँ, आपका एग्जिट भी करवा चुका हूँ उसका, तो एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। ये तो है। ब्रजेंद्र सिंह पे आते हैं सर। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो वो वाला अलग बात थी। उसके बाद वो कांग्रेस में आए, चलो अनलकीली बड़े थोड़े वोटों से हार गए, बीजेपी जीत गई। अभी उन्होंने पटिशन भी ला रखी है, बट मैं ये मान के चलता हूँ कि इफ ही सक्सेसफुली कंप्लीट्स हिज यात्रा विच इज नियरली 6 to 7 months, है ना, तो ही इमर्ज एज ए नॉट ओनली एज ए गुड लीडर, क्योंकि जब आप यात्रा करते हैं और जब आप इतने लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, किसी के साथ लंच कर रहे हैं, किसी के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, बात करते जा रहे हैं, तो आपको स्टेट के बारे में सब पता लगता है, जो कि पॉलिटिशियन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। चौधरी देवीलाल क्यों सबसे बड़े लीडर थे? क्योंकि वो कोई गांव नहीं था जहाँ पे वो जाके रुके नहीं हो, लोगों के बीच में नहीं बैठे हों, चौपाल में बैठे हुए गप्पे नहीं आंटी हो, तो ये उनको एक बड़ा बेनिफिट होने वाला है इससे। ओके, हाँ, पॉलिटिकली क्या मैसेज जाएगा इस यात्रा से? पॉलिटिकली तो देखो कांग्रेस के अंदर क्योंकि वो
तब तक तो फील्ड ओपन थी। अगर तब तक अभी अगर इन्होंने कांग्रेस ने अनाउंस नहीं किए होते प्रेसिडेंट एंड तो कोई अलग मैसेज होता। अब ये चीज़ तो क्लियर है कि नीदर द लीडर ऑफ अपोजिशन और द स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट इज गोइंग टू जॉइन हिज यात्रा। बट एट द सेम टाइम जो इनको पसंद नहीं कर रहे हैं वो यात्रा ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे कुलदीप शर्मा फॉर्मर स्पीकर है, वो जाके ज्वाइन करके आए हैं, है ना। अच्छा, सुरजेवाला जी का बेटा आदित्य, उसने तो वो इनॉग्रेशन के टाइम पे ही था वो उसमें। तो अब डिपेंड करेगा कि अगर बड़े लीडर भी इसमें ज्वाइन करने लगेंगे, कुमारी शैलजा है या जैसे खुद सुरजेवाला जी है, तो दैट विल बी अनदर टाइप ऑफ मैसेज। विद इन पार्टीज भी जो काफ़ी कई एमएलएज हैं वो इसका विरोध कर रहे थे इस यात्रा का, और इवन एक एमपी भी जो कह रहे थे कि भाई ये इनकी पर्सनल यात्रा है, इनको ये यात्रा तब निकालनी चाहिए थी या ये निकालना चाहिए था या इस तरीके से। देखो तो आप, क्या हाँ, तो क्या ये एक फैक्शन ऑफ लीडर का एक मैसेज है, या फिर यह क्या ये एक इनसिक्योरिटी है, या फिर क्या ये एक ये चीज़ है कि भाई हरियाणा में, मैं आपको बिल्कुल ब्लंटली पूछूं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के और हुड्डा खेमे के पैरेलल एक लीडर खड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से एक टेंशन्स बिल्ड हो रही है इंटरनली कांग्रेस के अंदर। देखो दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जितने लोगों ने विरोध किया वो उनको आप एक आदमी भी कह सकते हैं, क्योंकि वो तो एक ही है एक ही वो। ग्रुप से हैं, वो तो सभी के सभी ना। हम्म तो वो कई बार जो कैंपेन होती है ऑर्केस्ट्रेटेड होती है रादर देन मतलब नेचुरल नहीं होती कई बार ना वो। रही बात पैरेलल लीडर की, तो पैरेलल लीडर के लिए मैं ये कहूँगा कि ब्रिजेंद्र अभी काफ़ी छोटे हैं, उनके फादर तो ऑलरेडी एक पैरेलल लीडर रहे हैं, शुरू से ही रहे हैं। वो तो चीफ मिनिस्टर के भी दावेदार थे। उन्होंने अपने खुद कहा कि 1991 में अगर राजीव गांधी की डेथ नहीं हुई होती तो उन्होंने मुझे वायदा किया हुआ था कि इस बार चीफ मिनिस्टर तुम्हें बनाऊंगा। तो वो उन्होंने कहा है तो नेचुरली वो बात में तो वजन होगा उसमें। तो वो तो ऑलरेडी बड़े लीडर हैं ही हैं। हाँ, ये भी है। हाँ। एक सर उनका ये जो इशू है, जो डिस्प्यूट जिसमें वो 32 वोट का जो था उसके खिलाफ उन्होंने जो पेटिशन जो फाइल की थी हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए हैं जो दूसरा पक्ष था, और 19 जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी सुनवाई करने के लिए हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट किया है एक तरीके से, या ऑर्डर किया है। तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? और इसी के साथ उनके समर्थक एक बात ये भी कह रहे हैं कि हमारा जो लीडर है वो रोड पे भी चल रहा है, वो मीडिया में भी लड़ रहा है प्रवक्ता के होते हुए, वो कोर्ट में भी लड़ रहा है बीजेपी से, तो इसमें कमी क्या है, मतलब इसमें दिक्कत क्या है? देखो इलेक्शन पिटीशन तो देखो रिजल्ट पे डिपेंड करेगा क्या आता है, हम उस पर कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि वो तो एक सब जुडिस मैटर है। अब हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इनिशियली जब इलेक्शन पिटीशन फाइल की जाती है तो देर आर उसमें काफ़ी सारे इश्यूज लिए जाते हैं। तो मेरी उन्हीं से बात हुई थी तो समझने के लिए इसको, तो उनको समझाया गया कि आप ये सारे इश्यूज लोगे तो इट विल टेक नियरली 5 years, जब तक आप मतलब ये सब नेक्स्ट इलेक्शन आ जाए तब तक भी इसका फैसला नहीं आ पाएगा। क्योंकि हर इश्यूज पे एविडेंसेस होते हैं, फिर उस पर आपकी बहस होती है, सब होता है। तो आप सिर्फ एक ही इशू ले लो पोस्टल बैलेट्स का, तो 100 कुछ पोस्टल बैलेट्स हैं, अभी इसको काउंटिंग करवा दो, क्योंकि वो 100 कुछ बैलेट्स जिनको इनवैलिड किया हुआ है उसको एक बार खुलवा दो। तो वो उनका ये मानना है कि जो दूसरा पक्ष है, क्योंकि उन्होंने पहले हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन लगाई थी उसको डिले कर, वो ये कह रहे हैं कि डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, जो ब्रिजेंद्र सिंह का मानना है कि, और देखा जाए तो जुडिशियल प्रोसेस का हिस्सा है, लोग तो एप्लीकेशंस भी लगाते हैं, अपील में भी जाते हैं, रिवीजन में जाते हैं, तो वो सब तो होता है सर। इसके अलावा एक दो पार्टियां और हैं, आईएनएलडी और जेजेपी, उनको फुर्सत ही नहीं है खुद से ही, वो आपस में ही इतना लड़ते रहते हैं, मतलब उनका आइडियोलॉजी भी ये है कि एक दूसरे को मार ले और एक दूसरे में से एक किल हो गया तो एक सरवाइव कर जाएगा। और अभी रिसेंटली जो उन्होंने रोहतक में रैली करी उसके बाद उन्होंने क्लियर मैसेज ये भी दिया
स्टेट में कि कांग्रेस का एक ऑल्टरनेट हम है और हम ही वो है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आपकी नैया पार लगा सकते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं, अभय चौटाला और INLD? देखो, आप ये देखिए कि मैं 1977 से पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहा हूँ। तब से चौधरी देवीलाल पहली बार 1977 में चीफ मिनिस्टर बने, तब से लेके 2005 तक ये पूरी तरह से रेलेवेंट रहे। ये फैमिली पूरी तरह से रेलेवेंट रही, मतलब लास्ट 2005 तक तो पावर में रहे। 5 से लेके 9 तक भी ये लग रहा था कि क्योंकि हरियाणा में एक 5 साल के बाद आमतौर पे एंटी इनकम्बेंसी से दूसरी पावर में आ जाती हैं, तो ये फिर पावर में आएंगे लग रहा था। बट जब 2009 के लोकसभा इलेक्शन हुए, हर कोई सोच रहा था कि अडवाणी जी पावर में आएंगे अगर वो कांग्रेस दोबारा से, मनमोहन सिंह दोबारा से पावर में आए। और हरियाणा में भी ये एक भी सीट नहीं जीत पाए लोकदल उस वक्त पे ना 2009 में। 10 में से शायद एक तो भजन लाल जी की पार्टी को गई थी और बाकी कांग्रेस को गई थी। तो तब एक बार इनको, मतलब इनका हौसले गिरे। बट असेंबली इलेक्शन में फिर जाके, मतलब अच्छा दिस पार्टी वाज रिसर्जेंट इन दैट इलेक्शन, 31 सीट से ले गए थे। उसके बाद से इनका डाउनफॉल शुरू हुआ। बाई चांस 2014 से पहले तो उनको इम्प्रिजनमेंट ही हो गई थी। फिर आपके 2018 में ये दोनों पार्टियां टूट गई। तो अब तो मतलब हालत ये है कि पिछले चुनाव में कुल 1 सीट थी उनकी, लोकदल की, इनकी 10 आ गई थी। बट इस बार तो जेजेपी का एक भी नहीं है और इनकी 2 सीट आई है। इनका बेटा बना है और एक वो कज़न बना है। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हरियाणा के अंदर ये भी जाट लीडरशिप की पार्टी है, कांग्रेस भी आज की डेट में जाट लीडरशिप की पार्टी। तो 3 डिस्टिंक्ट कल्चरल बेल्ट्स हैं जाटों की, बागड़ी, बांगड़ और देशवाली। तो हुड्डा जी की जो ज़्यादातर सीटें आप पीछे देखेंगे ना, तो वो देशवाली बेल्ट से आ रही हैं, जिसके अंदर झज्जर, रोहतक और सोनीपत। जबकि बांगड़ और बागड़ी, बागड़ी के अंदर आपका सिरसा, फतेहाबाद, हिसार का कुछ एरिया, फिर भिवानी। यहाँ पे चौटाला फैमिली बड़ी स्ट्रॉन्ग रही है। उसका रीज़न रहा है कि अजय चौटाला भिवानी से भी चुनाव लड़ चुके हैं, हिसार से भी लड़ चुके हैं पहले लोकसभा का। तो 18 सीटें तो वो इम्पैक्ट करती हैं पूरी। इधर से कुरुक्षेत्र में भी इनका प्रभाव अच्छा रहा है। अभय सिंह खुद भी चुनाव लड़े हैं लोकसभा का, तो उससे कैथल वगैरह डिस्ट्रिक्ट में भी इनका जो ठीक रहा है। फिर खुद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो है वो नरवाना से भी चुनाव लड़ चुके हैं, उचाना से भी लड़ चुके हैं। तो ये बांगड़ बेल्ट में भी इनका प्रभाव ठीक रहा। तो एक ज़माना था जबकि बांगड़ और बागड़ी बेल्ट में चौटाला फैमिली का प्रभाव था, बारिंग 1 और 2 सीट्स, जहाँ पे एक सीट पे वीरेंद्र सिंह फैमिली जीत जाती थी, एक से सुरजेवाला फैमिली जीत जाती थी, है ना। और कभी ये दोनों या दोनों बातें, ऐसा भी रहा है कि सुरजेवाला को भी हराया उन्होंने, हारे भी हराया भी है। इसी तरह से जो ये अपना वीरेंद्र सिंह फैमिली है, इनसे दुष्यंत हारा भी है, जीता भी है। हाँ, काफी बार, है ना। तो चौटाला फैमिली का बागड़ी और बांगड़ बेल्ट में पूरा प्रभाव था। मगर अब आप अगर 2024 के इलेक्शन में ध्यान देंगे तो भिवानी की एक को छोड़ के और इवन चरखी दादरी की बीजेपी जीती है इस बार। नहीं, लोहारू को छोड़ के बाकी सीटें बीजेपी जीती। चरखी दादरी की सीटें बीजेपी जीती। आपकी जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप लगाएं एक, उसकी छोड़ दें अगर आप विनेश फोगाट की, जुलाना, तो बाकी बीजेपी जीती। इवन बांगड़ के अंदर देखें आप, बांगड़ के अंदर ये उचाना की सीट बीजेपी जीत गई, नरवाना की सीट बीजेपी जीत गई। तो बीजेपी जो है ना वहाँ पे
अपनी सोशल इंजीनियरिंग से अपना काम चला रही है। काम चला अच्छा कर गई है देखो। ओके। तो अब डिपेंड करता है कि वो कैसे उनको दोबारा से उन सीटों पे कैसे अपना प्रभाव दोबारा से बना पाएंगे। ओके सर, बीजेपी के 1 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हो आप? देखो बीजेपी के कार्यकाल को अगर हम देखें तो मैं सबसे पहले इनकी जो उन्होंने, अब आजकल वो घोषणा पत्र नहीं संकल्प पत्र कहते हैं ना, है ना? मैनिफेस्टो नहीं है उनका। हाँ, हाँ। तो उसमें ये मैं पढ़ रहा था कि हरियाणा की सभी महिलाओं को 2100 रुपये मासिक दिया जाएगा। अब उसमें हम ये सोच रहे थे कि हरियाणा में लगभग 2 करोड़ वोटर हैं। वोटर मतलब एलिजिबल महिलाएं हो जाती है ना। जो महिला वोटर हैं वो एलिजिबल महिलाएं हो जाती है, 18 क्रॉस कर लेती है। महिला तो उसी को ही कहेंगे ना जो अडल्ट है। तो 1 करोड़ नहीं तो चलो 95 लाख 98 लाख के आसपास महिलाएं, 90 होंगी, 95 होंगी, 92 होंगी, इतनी महिलाएं। उनमें से 30 लाख एम्प्लॉइज, पेंशनर्स वगैरह वगैरह उनको निकाल दें तो 60 लाख महिलाएं तो माना जा रहा था कि उनको ये दिया जाएगा। बट जब 1 साल बाद जब उन्होंने उसकी कंडीशंस वगैरह बताई तो उसके अंदर 1 लाख की इनकम और कई चीज़ें ऐसी लगाई कि फिर इन्होंने कहा कि लगभग 21 लाख महिलाओं को ये मिलेगा। अब बजट भी हमने उसके लिए, बजट तो वाकई उसके हिसाब से बनता है 20-21 लाख एलोकेट कर रखा है। बट अभी पिछले हफ्ते का सीएम का स्टेटमेंट था कि 1,71,000 महिलाओं ने अब तक रजिस्टर किया है अपने। ये ठीक है कि रजिस्टर करने में भी टाइम लग जाता है क्योंकि 1 नवंबर से इन्होंने देना है और मैं भी शायद प्राइम मिनिस्टर 17 अक्टूबर को ही कुछ महिलाओं को दे के उसकी शुरुआत भी कर दें। बट अभी 29-30 सितंबर के आसपास की बात है जब चीफ मिनिस्टर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि 1,71,000 महिलाएं रजिस्टर कर चुकी हैं। ओके। तो ये तो एक हो गया। जॉब्स तो मेरे ख्याल में अभी तक कोई ज़्यादा नहीं, रिक्रूटमेंट बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई है। पिछले दिनों हाँ असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की तो रिजल्ट्स आए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हुई है एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ। ओके। हाँ। तो सर इसके अलावा अगर हम एक बात करें कि क्या भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में काम करने की जरूरत है जब उनको इतना एक आसान तरीका मिल गया है सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू सत्ता में आने का? नहीं देखो मैं आपको ना, क्योंकि हमारी वो बात बीच में अधूरी रह गई थी, हम सोशल इंजीनियरिंग के बाद हम बदल गए थे। अच्छा। उसके अलावा भी कई चीज़ें मैं कहना चाहता था। डिलीवरी है उनकी। अच्छा। डिलीवरी भी करते हैं। अब देखो एक चीज़ मान के चलिए कि इंडिया जैसी कंट्री में किसी भी स्टेट में चले जाइए, मतलब आपकी पॉपुलेशन, गरीबी, इनइक्वालिटी, ये सारी चीज़ें तो एक दिन में ठीक होने वाली नहीं है ना। आप ये ज़रूर देखेंगे कि 2014 से पहले जब कभी मैं फतेहाबाद अपने होम टाउन से दिल्ली या गुड़गांव कभी आता था, या मैं पीछे जैसे 2 साल में प्रोफेसर डीन भी रहा यहाँ पे एसजीटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव में 2021 से लेकर 23 तक, वहाँ से यहाँ तक आने में भी इन्हीं 2 सालों में भी इतना फ़र्क आया है कि 1 से 1.5 घंटा लग जाता था मेरे को वापसी आने में ना। और पास में ही है वो एसजीटी तो। हाँ, 1 से 1.5 घंटा लग जाता था। कई बार तो एक वो जो बसई वाला पुल है, सिंगल पुल है, उसके ऊपर ऐसी फंसती थी गाड़ी की मतलब आधा घंटा तो वहीं लग जाता था कई बार। और अब द्वारका एक्सप्रेस वे यहाँ से सदरन पेरिफेरल रोड, द्वारका एक्सप्रेस वे और सीधा पहुँच गए सीधी उस पे धनकोट रोड पे, तो 30 मिनट्स। पर सर तो मैं आपको रोक रहा हूँ, लोग गुड़गांव के बारे में तारीफ सुनना पसंद बिल्कुल कर नहीं रहे। नहीं मैं कब कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अभी देखा है बारिश के टाइम और वो दिल्ली नहीं जा पाते 2-2.5 घंटे से पहले। मैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ों पे मैं आता हूँ, ये चीज़ों पे मैं आता। देखो गुड़गांव का जो हाल है ना, वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स इशू है। वो इतना सिंपल है नहीं। कोशिश करेंगे भी तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो आपने
अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट पिछले लगभग 25 सालों में होने दिया है, उसको कैसे आप अंडू करोगे? आपके एमबीएस मॉल को लेके कोर्ट के अंदर पिटीशन पड़ी हुई है कि वो उसके अंदर बना हुआ है, अपना जो ड्रेन के अंदर बना हुआ है, है ना? तो मतलब ड्रेन्स तक को कवर कर दिया। अब जब ड्रेन्स ही नहीं है तो वो तो पानी तो फिर इधर उधर ही जाएगा कहाँ? हाँ, तो ये मतलब दिस इज वन थिंग। आई मीन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो उसने पिटीशन एम्बियंस के खिलाफ दी है वो 100% सही होगी, बट पिटीशन इज देयर ना, उसका तो ये और ये तो एक चीज़ है ना, मतलब जो अभी पीछे मैंने एक स्टोरी की थी कि इसका पीछे रीजंस क्या है, तो उसमें मैंने एक बड़े सीनियर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर जो मिनिस्ट्री में, सेंट्रल मिनिस्ट्री में अर्बन डेवलपमेंट में रहे, उनसे भी बात की थी। तो बेसिकली जो इसका ड्रेनेज सिस्टम है गुड़गांव का, फ्रॉम अरावलीज टू नजफगढ़ ड्रेन, ये है 3 ड्रेन्स जाती हैं जो जाके उसमें मिक्स होती हैं, तो वो सारी ड्रेन्स ही जब कवर कर दी तो बाकी क्या रह गया। तो इसलिए गुड़गांव की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत जल्दी से और बहुत इजीली सॉल्व होने वाली नहीं है। गुड़गांव के बारे में तो मैं आपको बताऊं कि मैंने आई सॉ वीडियो, उसमें ये कह रहे थे कि गुड़गांव इज ए मॉडल which is taught in the colleges of architecture how not to develop a city like that. Yeah. तो वो तो आप कर चुके हो, उसका तो आपका अंडू कैसे करोगे उसको? हाँ, वो आप डिलीवरी की बात बता रहे थे। हाँ जी, भारतीय जनता डिलीवरी का मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप अगर देखेंगे तो ये ठीक है कि ये एक सतत प्रोसेस होती है, मतलब डेवलपमेंट, तो ऐसा नहीं है कि पहले वालों ने नहीं किया था, बट मैं आपको एक बताता हूँ कि ये 2014 से कुछ पहले की बात है, 2009 और 14 के बीच में किसी दिन की बात है। मैं सिरसा में था उस वक्त पे, कॉरेस्पॉन्डेंट था, तो अजय कैप्टन अजय यादव वहाँ पे आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी रेस्ट हाउस में। उन्होंने एक बात कही कि हालांकि हमारा उनसे विरोध है, मगर मैं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बात के लिए तारीफ करूंगा कि वहाँ पे उनके आने के बाद उन्होंने एक फिगर दिया था, परहैप्स इट वाज नियरली 10%, 9.some%, एग्रीकल्चर में एक ग्रोथ हुआ है जो कि एक रिकॉर्ड है, कभी भी हरियाणा में ऐसा नहीं हुआ। हरियाणा जबकि एग्रीकल्चर स्टेट है। तो हुआ क्या कि आमतौर पे छोटे शहरों में जब कोई सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद प्रेस नोट आता है उनका पब्लिक रिलेशन का, तो सभी ने तो वो प्रेस नोट छाप दिया, उसमें तो वो कुछ था ही नहीं ये। मैंने तो नेचुरली दिस वाज लीड ना, आई वाज द ओनली वन जो मैंने उसको लीड लिया और वो छप गई पेज 1 पे। और कुछ दिनों बाद उनका शायद मंत्रालय बदला गया था और उससे कुछ दिनों बाद वो मंत्रालय से भी बाहर थे कैप्टन अजय यादव। बट मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ ना कि उस वक्त भी हम सुनते थे कि एज ए चीफ मिनिस्टर जो है वो मंत्रियों की क्लास लिया करते थे कि आपने क्या किया या आपके क्या टारगेट्स थे। और यही जो है अभी भी आप ये देखिए कि 2019 से 24 तक जो मंत्री थे उनमें से बहुत सारे मंत्री वैसे रिपीट हुए, मंत्रालय तक चेंज नहीं किया गया। ये ट्रस्ट अपने मंत्रियों पे आप ये समझिए कोशिश को, क्योंकि क्या होता है ना कि लोग है या ये पता है कि ये इतने लॉयल हैं, यही सही रहेंगे हमारे लिए। नहीं, मैं ये मानता हूँ कि जब आप किसी, ऐसा तो है नहीं कि अब जैसे मैं हेल्थ मिनिस्टर की बात करूं, कोविड के दौरान पे हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन थे, उनको हटाया गया था। और जब से मनसुखियां, क्या नाम है, ऐसे बना रखे, नाम भी याद नहीं रहते इनके, मनसुख मांडविया। तो अब जिस मंत्री की डिलीवरी से, ये अलग बात है कि कई बार ये भी सुनने में आता है कि उन्होंने तो डॉटेड लाइन पे सिग्नेचर ही करने होते हैं। हाँ, तो फिर क्यों चेंज करना है मिनिस्टर्स को? उसमें ये थोड़ी ना है कि भाई इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, उसमें आपका ओपिनियन, आपको नहीं लगता कि ये है कि भाई ये सबसे ज्यादा लॉयल है।
और मैं उसी का देखो अगर मैं इस पे ना इसलिए बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मैं नेशनल पॉलिटिक्स कवर नहीं करता। क्योंकि अगर मैं उन मंत्रालयों में जाके कवर कर रहा होता तो मेरे पास एक फिगर उस तरह होता की नॉलेज होती है वैसी। है। बट एज ए लेमन मैं ये भी कहूँगा कि ही इज़ ट्रस्टिंग हिज मिनिस्टर्स जो जिन्होंने परफॉर्म किया पीछे। अब वो परफॉर्म चाहे उनके सेक्रेटरीज ने किया है, चाहे वो उनके सेक्रेटरीज ने किया है, बट किया तो है ना। अब फिगर्स तो आते ही हैं, अब आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं। देखो हाँ वो तो है। हाँ, अब जैसे एग्रीकल्चर की बात है, ये ठीक है कि बीजेपी ने ये कहा था कि हम 2022 में डबल कर देंगे किसानों की इनकम। डबल कर देंगे, बिल्कुल कहा था। उसके अलावा इलेक्शन से पहले ही उन्होंने स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से एमएसपी देने की बात कही थी। तो अब वो C2+ फॉर्मूला जो है। हाँ, वो फार्मूला पे नहीं दिया, एक्चुअल कॉस्ट वाला दिया। तो अब मेरी कुछ एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट से भी बात हुई है कि बेसिकली जो स्वामीनाथन वाला फार्मूला है उसके अंदर आपकी अपनी लैंड अगर है उसका रेंट भी जोड़ा जाएगा, है ना। अब आपकी अपनी लैंड है और जब स्वामीनाथन ने ये रिपोर्ट बनाई होगी ना, तो आपको भी पता नहीं ध्यान है या नहीं ध्यान है, मैं तो ये बता सकता हूँ कि 87 के आसपास 1,00,000-1,50,000 रुपए में किला हुआ करता था, ओके। है ना। कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेगा तो सही, पर बहुत ज़्यादा, मगर आपको कहीं पे भी अब 5-6 करोड़ से नीचे नहीं मिलेगा। एकड़ नहीं है। प्रोपोर्शनेट आपकी जो कोस्ट लैंड की होती है उसी की प्रोपोर्शनेट रेंट भी होता है ना, लीज अमाउंट भी तो होता है ना उसके प्रोपोर्शनेट। तो वो पॉसिबल एक्चुअली नहीं है। ओके। हाँ, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं अपने बेस पे नहीं कह रहा हूँ। मैंने कुछ जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे बात की थी, उनका ये कहना है कि पॉसिबल नहीं है। अब रही बात एमएसपी की, अब एमएसपी तो देखो बीजेपी क्लेम करती है, मैं ये कहता हूँ कि उनके क्लेम को छोड़ दें, मगर कंपैरिजन भी कर लें तो जो एमएसपी में रिवीजन पहले होता था उसके मुकाबले में फार्मर्स भी कहते हैं कि उनको ज़्यादा मिल रहा है। और जो इन केस ऑफ एनी डैमेज बिकॉज ऑफ वेदर और अदर, तो ये एक उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस बना दिया, मेरी फसल मेरे ब्यूरो, और उसके थ्रू उनको मिलती है। कम मिलती है, ज़्यादा मिलती है, देखो ये एलिगेशन तो रहेंगे। और मैंने पहले ही कहा कि एक चीज़ मान के चलिए कि आप इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ इतनी ज़्यादा आबादी है, गरीबी है, इनइक्वालिटी है, आप आइडियल कंडीशंस तो प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे ना एक दिन में, क्योंकि आप उस सिचुएशन में ही नहीं है। उस सिचुएशन में नहीं है। बट आप ये नहीं कह सकते कि डिलीवर नहीं कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, उस पर तो बहस हो सकती है। अब जैसे डिलीवरी है। हाँ, डिलीवरी है। अब जैसे आयुष्मान भारत की बात करें, देखो इसमें कोई संदेह नहीं है ना कि आज हेल्थ केयर जो है गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है ना। आप हम जैसे लोग तो इंश्योरेंस ले लेते हैं प्राइवेट सेक्टर में, अपना इलाज करवा सकते हैं, पर गरीबों के लिए तो बड़ी दिक्कत है। बट आयुष्मान भारत जो है उसने बहुत अच्छी स्कीम है। हाँ, उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना है वो है एक इशू। पर सर मैं इसी के साथ ऐड ऑन करता हूँ एक और बात। आपने जैसे कहा कि वो ट्रस्ट है और ये है, ट्रस्ट के सहारे ही मैं आपको एक हरियाणा का एग्जांपल देता हूँ। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, पर जनता में एक मैसेज ये है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। अभी भी मनोहर लाल खट्टर ही हरियाणा को चला रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर ही ये बताते हैं कि कब कितनी बुढ़ापा पेंशन बढ़ेगी, कौन से स्टेट को कितना आपदा के टाइम पे चेक जाएगा। वहाँ से वो दो मंत्रालय संभाल रहे हैं। आई थिंक वो एक केंद्रीय मंत्री का और दूसरा सीएम पोर्टफोलियो भी। तो आप इन दो पावर सेंटर्स को कैसे देखते हैं? इनफैक्ट ये एक ही पावर सेंटर है कि हरियाणा का चीफ मिनिस्टर जो है, मतलब वो सिर्फ एक, मैं बड़ी हार्श लैंग्वेज में कहूँ तो, क्या वो पपेट नहीं है देखो मनोहर लाल खट्टर का? एक चीज़ आप समझिए कि जब
हम जब तक नरेंद्र मोदी 2013 में एक फेस के रूप में पेश किए गए थे बीजेपी, उससे पहले बीजेपी और हरियाणा जनहित कांग्रेस का एक अलायंस था, और वो एक तरफ वो और दूसरी तरफ आईएनएलडी, दोनों इस ट्राई में थे कि इस बार हम पावर में आएंगे। तो बीजेपी का अगर कोई फेस था तो कम से कम मनोहर लाल खट्टर नहीं थे, क्योंकि लाइन में रामविलास शर्मा, ओपी धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु, है ना, अनिल विज, कई फेस थे। मगर जैसे ही 2014 में नरेंद्र मोदी चुनाव जीते और फिर ये चुनाव नज़दीक था, तो ये चर्चाएं शुरू हुई कि अब अगर बीजेपी पावर में आती है तो मनोहर लाल खट्टर सीएम बनेंगे। क्यों? क्योंकि सबको पता था उनके पुराने संबंधों का। मुझे भी, मैं उस वक्त सिरसा फतेहाबाद ही देखता था, तो मुझे पता लगा, तो गोरखपुर गांव में जुलाई 2014 में एक किसी वहाँ के किसी युवक ने एक मीटिंग रखवाई मनोहर लाल खट्टर जी की। तो मैं चला गया वहाँ पे, गोरखपुर गांव साथ में ही है फतेहाबाद में, जहाँ पे गोरखपुर न्यूक्लियर प्लांट भी आ रहा है। ओके। तो बड़े सिंपल ये गाड़ी से उतरे, इन्होंने पजामा वाइट और खादी, जो रंगदार खादी होती है, मतलब जो प्योर खादी वाला ही रंग होता है जो, वो डाला हुआ था, और पूरा पसीने से तरबतर थे। जुलाई का महीना मैं आपको बता ही चुका था, जुलाई में वैसे उमस भी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा। तो वो इतने सिंपल थे कि बीजेपी की जनसभाओं में बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते थे उस वक्त पे। मंच के सामने करीब 400-500 चेयर थी जिस पे लोग बैठे थे, और उन चेयर्स के साथ ही लग के उनकी गाड़ी थी एसयूवी। और उन्होंने, यार मैं जाके मिला, मैं सुशील मानव हूँ, मैं ट्रिब्यून से हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ। कहते एक बार ये कर लेते हैं रैली, उसके बाद हम ऐसे करेंगे, लंच पे इकट्ठे बैठ जाएंगे। ठीक है। तो फिर वो किसी को कहने लगे, आज मैं कुर्ता बदल ना लवा। बाहर ही खड़े होके उन्होंने वहाँ से कुर्ता निकाल के वो उतारा और दूसरा डाला, और फिर वो मंच पे गए, रैली। बाद में मैंने बात जब कर रही तो मैंने पहला क्वेश्चन तो यही किया कि क्या मैं एक भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? तो उन्होंने कहा, आपके मुंह में घी शक्कर। तो आप ये मानिए कि प्रधानमंत्री की नज़र में भी मुख्यमंत्री तो मनोहर लाल खट्टर ही हैं। दिस वाज ए पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी टू बीट एंटी इनकम्बेंसी। तभी तो उन्हीं से कहा गया ना कि चूज वन ऑफ योर गाइज। हाँ, अदरवाइज अगर पार्टी चूज करती तो दे कुड हैव चोजन एनीबॉडी हु इज सीनियर एनफ। अब आप देखिए कि नायब सिंह सैनी जी पहला इलेक्शन जीते लाडवा से, नहीं नॉट लाडवा से, पहला इलेक्शन जीते नारायणगढ़ से 2014 में। 19 में वो लोकसभा का लड़े, 19 में तो हर कोई जीता था, तो वो भी जीते, है ना। और उसके बाद उनको मार्च में ही हुआ, उससे कुछ महीने पहले अक्टूबर में उनको पार्टी प्रेसिडेंट बनाया गया। तो मुझे अभी ये समझ आ रही है, क्योंकि खुद खट्टर साहब ने ये बोला है कि प्रधानमंत्री जी ने, मुझे बहुत पहले से उनसे बात हुई थी, कि उन्होंने ये कहा कि मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा था कि अब मैं जो है किसी नए आदमी को मौका देना चाहूँगा, या मे बी सेंट्रल लीडरशिप भी हो सकता चाहती हो कि क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना कि बेसिक पर्पस वाज टू बीट इन एंटी इनकम्बेंसी। तो शायद उनके तब दिमाग में आया होगा कि मैंने इनको बनाना है, तभी उन्होंने उनको पार्टी प्रेसिडेंट, ताकि उनका एक प्रोफाइल बन सके। 6 महीने उन्होंने पार्टी प्रेसिडेंट रह गए तो एक प्रोफाइल बन जाता है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो वो स्टेप था, स्टेपिंग स्टोन कह लो आप उसको। हाँ, ओके ओके। हाँ, तो ये कब तक चलता रहेगा? अगले 4 साल और चलेगा? नहीं देखिए, उसके बाद क्योंकि जब मुख्यमंत्री कार्यालय की नियुक्तियां हुई तो वही अभी तो एरोगेंट आ रखा है मनोहर लाल खट्टर में भी, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर साथ में सीएम का
काम नहीं, संभाल उनकी रहे हैं। पब्लिक डीलिंग तो उतनी होती नहीं है, तो इसलिए वो एरोगेंट है या नहीं है उससे तो मतलब उनकी पब्लिक बातों से झलकता नहीं लगता आपको? नहीं, पब्लिक डीलिंग देखो अब प्रधानमंत्री जी या अमित शाह जी वो कौन सा आपसे बात करते हैं या किसी मीडिया से बात करते हैं, आपको क्या पता वो एरोगेंट है या नहीं है तो बात ही नहीं कर रहे हैं जब, तो वो कैसे पता लगेगा? रिफ्लेक्शन सर, रिफ्लेक्शन। अच्छा। तो एक कोई मेरे को बता रहा था कि भाई जो प्रेजेंट जो चीफ मिनिस्टर है नायब सैनी, तो उनको तो यही कह रखा है कि आप और काम करिए, आप लॉ एंड ऑर्डर को तो छेड़ना ही नहीं है आपको, ठीक है, ये पर्टिकुलर महज में ये करना है आपको, ये चीजें नहीं करनी है। तो वो खुद दिलचस्पी भी नहीं लेते कि जो मेरा काम है मेरे को करना ही नहीं है, कोई और संभाल लेगा वो। बट मैं आपको इसको लगता इसमें है ऐसा? इसलिए कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि हम्म, टाइम टू टाइम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो तो खुद मुख्यमंत्री ही करते हैं, अपने अचीवमेंट्स भी बताते हैं, अपने वैसे प्रोजेक्ट बढ़िया भी आदमी है बताते वो, हैं। जॉली, हाँ ही इज अ हाँ, वेरी जॉली पर्सन, और गुड गाय। सबसे बड़ी चीज़ जो कि खुद मनोहर खट्टर ने भी ये मानी है बात हम्म, कि मैं तो फिर भी लोगों से उतना अच्छे से बात, ये कहा है उन्होंने हम्म, मेरे बारे में, तो ये था कि मैं अच्छे से बात नहीं करता हूँ, हम्म, मगर उन्होंने तो लोगों के साथ भी ठीक से बात भी करते हैं, अपने हम्म, कोठी में भी लोगों को खोल दिया उन्होंने, कोठी में भी लोग आते हैं, ये बात भी उन्होंने कहा। तो इट्स ट्रू आल्सो कि मनोहर लाल जी के टाइम पे कोठी में लोगों जाना बंद था लगभग, मतलब कोई कम लोग ही जाते थे। मैं इसी को एरोगेंस का सिंबल कह रहा था। वो उनका उनका इसके बारे में जो, क्योंकि मेरी भी उनसे एक बार बात हुई थी, ऐसे तो नहीं हुई भी कोठी पे क्यों नहीं आते, कौन से चीफ मिनिस्टर से, अभी वाले से नहीं और मैं दूसरे? मनोहर लाल खट्टर जी की बात कर रहा अच्छा। हूँ, क्योंकि मैंने उनको जब वो मुख्यमंत्री थे उन्हीं दिनों में चीफ ऑफ ब्यूरो भी था, तो मैंने कम से कम 6 बार उनको जिनमें से 4 बार तो फुल पेज हमारे हरियाणा ट्रिब्यून करके फुल पेज इंटरव्यू छापते थे, तो मैंने उनका 4 बार तो फुल पेज इंटरव्यू किया हुआ है। तो उनका ये मानना था कि जब मैं पार्टी का जो है ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी था हरियाणा में, उस वक्त पे हमारे बंसी लाल जी के साथ यहाँ पे सरकार थी, तो मैं कभी भी सेक्रेटरीट जाता था तो मेरे जो हम अपने मंत्रियों को मिलना चाहते थे, मिल नहीं पाते थे कि उनके पास भीड़ बहुत ज़्यादा होती थी। तो पूछता था, पता लगता ये ट्रांसफ़र वाले हैं। तो कहते मैं तो एक मान के चलता हूँ कि लोगों को यहाँ क्यों आना पड़े। तो वही वजह है कि एक तो पर्ची बंद, उन्होंने, उनका ये मानना है कि पर्ची, नौकरियों के लिए पर्ची चाहिए ना, नहीं है ही नहीं, नौकरी तो मेरिट पे देंगे, ट्रांसफ़र ऑनलाइन करेंगे, ठीक है। किसानों का आपने देखा है जो दूध मार देंगे उनको। मेरी फसल मेरी फसल ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी फसल मैं भी नहीं कह रहा हूँ, मेरी फसल मेरा ब्यूरो योजना। तो मतलब उन्होंने तो स्टेट को इंटरेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो सर ये इतनी हाई मोरल चीज है, हम यूरोप में नहीं हरियाणा में रह रहे हैं, इतने काम बट है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये मुझे अंदर के लोग भी बताते हैं कि वो सारा दिन वो इस चीज़ पे बिताते थे कि कैसे मैं डिजिटली चीज़ों को मैनेज करूं। लोग तंग नहीं हो गए थे इस पोर्टल और इन सब चीजों से? एटलीस्ट ओपोजिशन का तो यही मतलब था ना, ओपोजिशन का तो यही कहना था, खासतौर पर हुड्डा जी का तो ये सबसे बड़ा एक एलिगेशन होता था कि ये तो जो है ना पोर्टल की सरकार है ना, कि सरकार का देखो एक सरकार का फेस तो होता है और होना भी चाहिए ना, एक ह्यूमन फेस तो चाहिए, है ना। अब जो एआई के लिए की बातें हो रही हैं, तो जब हम ये कहते हैं कि नहीं एआई उतना ज़्यादा जॉब्स को नहीं ले पाएगी, तो यही कहते हैं ना कि एवरीथिंग, मतलब आप ह्यूमन फेस को कैसे रिप्लेस करोगे। आज हम स्टोरीज करते हैं तो ठीक है कि कंटेंट तो वो दे देगा। आपको नहीं लग रहा कि कभी एआई से ही मुख्यमंत्री बन जाएगा हरियाणा का भी हैं? जिसको सेंटर से ऑपरेट कर लेंगे, नायब सिंह सैनी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस तरीके से आप बता रहे हो स्कीम्स की, आपको स्टेट को और लोगों को मिलने की जरूरत नहीं है। नहीं, बट वो तो सीएम ने खुद ही तो तैयार किया ना वो सिस्टम। तो ऐसा नहीं है, देखो इवन लास्ट तक भी जब वो मुख्यमंत्री रहे हैं, ये ठीक है कि उनकी कोठी पे लोग कमाते थे, पर वो जन संवाद के लिए तो वो जाते ही थे। ये अलग बात है कि ये अलग बात है कि जन संवाद में भी कई जगह कई बार कुछ कंट्रोवर्सीज तो हुई,
सर जनसंवाद के लिए जब वो गए हैं तो ऐसी ऐसी कंट्रोवर्सी हुई है, गर्दन काटने से लेकर पता नहीं क्या क्या चीज। नहीं, गर्दन काटने वाली तो जनसंवाद की नहीं वो थी। तो अलग था, हाँ, अलग था हाँ, मतलब आपको याद ही है जनसंवाद में भी हाँ, कैसे कि हाँ, भगा दो इसको और ये कैसे खिलाफ बोल रहे जनसंवाद हैं। में। हाँ, ये सारी चीजें। हु इज योर मोस्ट फेवरेट पॉलिटिशियन इन हरियाणा? अब मैं तो, ये बड़ा डिफिकल्ट सवाल है, देखो हाँ? सीधी सी बात करें, कौन आए वैसे आपके दिमाग हर में? किसी की ना अलग अलग पहचान। मैं आपको बताता हूँ, बंसीलाल जी थे, हम्म। वो बड़े एक, जिंदा वालों में बताओ सर, मर लिए वो मर लिए। अच्छा, हाँ। देखो, मिस्टर हुड्डा इज ए जेंटलमैन पॉलिटिशियन, हम्म। इज ए वेरी डाउन टू अर्थ जेंटलमैन पॉलिटिशियन, इसमें कोई डाउट नहीं है उनकी। हम्म। और अभय सिंह चौटाला के लिए ये कहा जाता है कि मैन ऑफ वर्ड्स, मर्द है, जो कह दिया वो करना है। हम्म। दुष्यंत में मैं एक मतलब फ्यूचर लीडर देखता हूँ, अगर लोगों जेजेपी को फ्यूचर में अगर एक्सेप्ट दोबारा करेंगे। लोगों की देखो मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, बट वो जो है, ही नोज द ट्रिक कि कैसे मतलब अपने आप को पेश करना है लोगों के बीच में, प्रेजेंट उसमें करना हाँ है। कैसे प्रेजेंट करना है, उसमें है ये। ओके। सॉफ्ट स्पोकन है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि ओवर रिएक्ट नहीं करता चीज़ों को। कई बार क्या होता है ना, ओवर रिएक्शन आपको अनपॉपुलर बना देता है। वो उनकी फैमिली में और लोग हैं उसके हाँ, लिए। हाँ, हाँ, तो वो हम्म। नहीं है। उन्होंने तो रख रखे हैं हाँ, उसके लिए भी। और ये नायब सैनी तो देखो, मैं जब जब भी मुख्यमंत्री को मिला पहले, मतलब हाँ। जब उनको मिला हम्म। मनोहर लाल खट्टर जी को, तो ये वहीं मिलते थे मेरे को हमेशा। हम्म। इवन मैंने एक बार उनको बस यात्रा या रथ यात्रा कह लो, हम्म। 2019 चुनाव से पहले, उसमें भी मैंने उनको इंटरव्यू किया था, भिवानी में बैठा था मैं उनके रेस्ट हाउस से। हम्म। तो उसमें भी ये साथ थे। तो अच्छा। तब से इनसे मुलाकात होती है, तो बहुत ही जेंटलमैन पॉलिटिशियन है अपना, हम्म। और बड़ा हंसमुख भी हैं। हम्म। और मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में मैं, देखो एक चीज़ मैं कहूँगा कि वो उनमें एक डिटर्मिनेशन तो है। ऐसा नहीं है कि वो, आप ये कह सकते हैं कि वो पीपल्स लीडर नहीं है, मासेस लीडर वो नहीं है। लोगों में बहुत ज़्यादा हम्म। बैठना शायद उनको पसंद नहीं होगा, लोगों में बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करना पसंद नहीं होगा, मगर वो जो चीज़ ठानते हैं वो करने उनमें है एक चीज़, अच्छा, वो लगे रहते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं। ओके। आर्यन, यू वांट टू आस्क? हाँ हाँ। सर, आईपीएस वाई पूरन हाँ, सुइसाइड कर लिया उन्होंने। और लॉ एंड ऑर्डर में आज जैसे हम पिछले एक साल में बात कर रहे थे, और वो मनीषा वाला भी एक हैपनिंग हुई थी, वो जो बड़ा अनफॉर्चुनेट था। और अभी ये जो आईपीएस, और ये इंटरकनेक्टेड भी थे एक दूसरे से। तो इस सुसाइड को आप कैसे देखते हो? देखो, ये बहुत बड़ी घटना है हरियाणा में, मतलब ये कोई छोटी घटना नहीं है कि एक 24 साल से जो आईपीएस हों, उनकी वाइफ भी आईएएस है 24 साल से, दलित भी हैं, हम्म। और वो पिछले कम से कम 4 सालों से तो लगातार कोई ना कोई इश्यूज उठा रहे थे डिस्क्रिमिनेशन को लेके, और फिर इवेंचुअली उन्होंने सुसाइड किया। तो मैं इसको बहुत बड़ी घटना मानता हूँ। बाकी तो सिंस उन्होंने, उनकी वाइफ ने एफआईआर लॉन्च की, मतलब कंप्लेंट लिखाई है। अब पुलिस क्या करेगी, क्या वो एफआईआर लॉन्च होगी या कब होगी, क्या एक्शन होगा, मैं उस पर क्या कह सकता हूँ, मैं कमेंट नहीं करूँगा। बट मैं ये कहूँगा कि दिस इज़ ए वेरी सीरियस इशू ओके। एंड वेरी बिग इशू। तो सर, ये हो क्यों रहा है? ऐसे ये माहौल क्यों बन रहा है कि लोग सुइसाइड कर रहे हैं? नहीं, लोग कर रहे हैं तो मैं नहीं कहूँगा, आई मीन, क्योंकि मैं लोग इन द सेंस में आईपीएस की बात कर रहा हूँ। उसमें तो मैं उन्हीं के जो उन्होंने 8 पेज का सुसाइड नोट लिखा, जिसको उन्होंने फाइनल नोट वर्ड लिखा है उस पर, उसी पे ही जाएंगे, क्योंकि उन्होंने उसमें मेंशन किया है। जो जो इमीडिएट रीज़न लिखा है वो ये लिखा है कि एक रोहतक में एफआईआर लॉन्च की गई, जिसमें उनके एक पुराने सहयोगी सुशील कुमार करके एक हेड कांस्टेबल है, उसको गिरफ्तार किया गया, और मुझे उसके जरिए फ्रेम करने की कोशिश की जा रही थी। तो उन्होंने ये भी कहा कि मैंने एसपी रोहतक और इनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो मेरे से किसी ने बात भी नहीं की। तो
मतलब नो आई कांट टेक मोर एनी मोर। तो पिछले उन्होंने सारे इंसिडेंट लिखे हैं जो जो डिस्क्रिमिनेशन जो कहे थे उन्होंने, जिसमें मोस्टली उसमें एक बार उन्होंने पूर्व जो डीजीपी रहे मनोज यादव, उनके टाइम का लिखा था कि किसी टेंपल में वो गए थे, तो उसी पे एक और आईपीएस भी उसी मंदिर में उसी दिन गए थे, मगर इनको कोई नोटिस आया। नोटिस तो ये था कि वो ट्रैफिक पुलिस के अंदर जो है ट्रैफिक पुलिस के अंदर मंदिर कब और किसकी परमिशन से बनाया गया। ओके। हाँ, बट उन्होंने इसको ये लिया कि सिंस आई एम ए दलित, तो मैं मंदिर में विजिट किया तो इसलिए मतलब मेरे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन है। वो ऐसा नोटिस उसको तो नहीं आया। अब हम उसको ज़्यादा डिटेल में तो हमें नहीं जा सकते। फिर इन्होंने शेड्यूल कास्ट जो नेशनल कमीशन में भी कंप्लेंट कर रखी थी। हरियाणा गवर्नमेंट ने एक कमेटी भी बनाई थी जिसके अंदर 3 आईएएस ऑफिसर थे, राजन गुप्ता, पीके दास और नवराज संधू, और उस पर भी उन्होंने क्वेश्चन रेज किए थे कि जो SC/ST एक्ट में जो प्रोविज़न है उसके हिसाब से एक डीएसपी लेवल का ऑफिसर उसमें होना चाहिए, एक शेड्यूल कास्ट होना चाहिए, वो नहीं है इसमें। इसी तरह से उन्होंने और भी जैसे उनको गाड़ी दी गई थी होंडा की, जबकि उनके पीयर जो उन्हीं के साथ के थे उनको इनोवा दी गई थी, तो इस बात को लेके भी उन्हें एतराज़ किया था। पंचकुला में रेजिडेंस नहीं दिए जाने को भी इन्होंने किया था, डिस्क्रिमिनेशन था उनका तो इस तरह का उन्होंने एलेज किया है। था या नहीं था देखो वो तो अच्छा, ऐसा उन्होंने लिखा है। उनको ऐसा लिखा। उनकी वाइफ ने जो आईएएस ऑफिसर है उन्होंने भी कंप्लेंट लॉन्च की है चंडीगढ़ में, हाँ, और उसमें 2 लोगों का नाम है। वो उन्होंने पर्टिकुलरली जो लास्ट इंस्टेंस है वो ये करीब 6 महीने रहे हैं रोहतक के आईजी। उस दौरान का किसी एक शराब के कारोबारी की तरफ से कंप्लेंट जून और जुलाई की बताई गई है, जिसमें रिश्वत की डिमांड बाय सुशील कुमार, और उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कह के मांगे थे कि ये आईजी के लिए है। हालांकि आईजी से उसकी कोई डायरेक्ट मीटिंग नहीं कही हुई है, ना ही उसमें उसने पेमेंट की कोई बात कही है कि पेमेंट की गई है। अब उसको लेके मेरी एक किसी एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर से बात कही थी, तो उसने जो बातें कही जो जो उनको अनयूजुअल लगी, एक तो जून और जुलाई में किसी से पैसा मांगा गया था, सितंबर में वो अफसर ही वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, है ना, पैसा तो दिया नहीं गया था ना। वो 7 अक्टूबर को कंप्लेंट देगा, उसी दिन एफआईआर भी लॉन्च हो जाएगी, उसी दिन गिरफ्तार भी हो जाएगा, उसी दिन उसको स्टेटमेंट भी आ जाएगी, उसको जो है मजिस्ट्रेट के रेजिडेंस पे जाके पेश भी किया जाएगा। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी अनयूजुअल सी हैं, जो हो सकता है पुलिस का ये तरीका रहता हो, हमें नहीं पता कि बाकी केसेस में कैसा रहता है। और उनका ये कहना था कि ऐसा नहीं होता है नॉर्मली, सम अनयूजुअल इंटरेस्ट उनको लग रहा था इसके अंदर। ओके। वैसे सर, हाउ डू यू सी डीजीपी हरियाणा एंड देखो दिस एसपी रोहतक? देखो मैंने एज फार एज डीजीपी शत्रुजीत कपूर इज़ कंसर्न्ड, उनकी छवि तो एक ईमानदार अफसर की मानी जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये अलग बात है कि वो कंट्रोवर्सीज़ में खूब रहे हैं। कंट्रोवर्सीज़ कई तरह की रही हैं, जैसे एक जब वो सीआईडी चीफ थे तो अनिल विज की तरफ से उन्होंने किसी सीआईडी वाले को अपने ऑफिस से पकड़ा कि मेरी सीआईडी करवाई जा रही है। इसी तरीके से उन्होंने जब होम मिनिस्टर थे तो उन्होंने ये भी कहा कि मुझे सीआईडी वाले, अब मुझे ये आई एम नॉट श्योर कि उस वक्त पे ये उस वक्त पे सीआईडी चीफ थे या कोई और थे, हो सकता है ये नहीं थे मेरे ख्याल में, उस वक्त पे अनिल राव थे उस वक्त पे, शायद AK राव। हाँ, तो सीआईडी की मुझे रिपोर्ट नहीं दी जा रही है, तो वो बाद में उनसे सीआईडी ले ली गई। तो फिर एक और ये था कि जब वो एंटी करप्शन, पहले इसका नाम होता था स्टेट विजिलेंस ब्यूरो, इन्होंने उसका नाम चेंज किया था एंटी करप्शन ब्यूरो। इनके टाइम में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बहुत सारे मतलब करप्शन केसेस पकड़े, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि नॉर्मली
स्मॉल एम्प्लॉइज तो पकड़े जाते, बिग फिशेस नहीं होते थे। मगर इनके टाइम पे एक तो विजय सिंह दहिया आईएएस ऑफिसर, वो करप्शन के केस में कोई महिला के साथ उनका वार्तालाप पैसे को लेके वो करके ट्रैप किया गया था, फिर उनको बाद में अरेस्ट भी किया गया था, बेल पे अभी वो। एक जयवीर सिंह आर्या हैं, वो शायद हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में थे, हो सकता मुझे उनका नहीं है। उनके किसी एम्प्लॉय को रिश्वत के साथ पकड़ा था, मगर उसमें अब सरकार ने उसमें द गवर्नमेंट हैज डिनाइड परमिशन टू प्रोसिक्यूट हिम। ओके। हाँ, उसके बाद फरीदाबाद के एक नीरज शर्मा एमएलए होते थे कांग्रेस के, उनकी तरफ से कुछ विधानसभा में इशू उठाया गया था, जिसको लेके उन्होंने विधानसभा के अंदर कपड़े त्याग दिए थे और एक मतलब सिर्फ अनसिला कपड़ा ओढ़ के विधानसभा में आ गए थे कि ना तो मैं जूते पहनूंगा ना ही मैं कपड़े पहनूंगा जब तक ये एक्शन नहीं होता। उसमें भी उसमें क्या था कि ऐसे एलिगेशन थे कि फरीदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बिना काम करवाए पेमेंट्स हुई हैं। अच्छा। तो उसमें 4 आईएएस ऑफिसर्स के नाम आ रहे थे, अनिता यादव, सोनल गोयल और यश गर्ग और एक शायद मोहम्मद शाहीन शायद। तो उस केस में भी इन्होंने प्रोसीड किया था एसीबी ने, वो भी केस है उसमें, मतलब हालांकि उसमें भी शायद गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी है जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो बट मैं ये कहूँगा कि करप्शन के अगेंस्ट इनके टाइम पे काम हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा। हाँ, ये अलग बात है कि वही लोग जो इससे अफेक्टेड रहे हैं उनकी तरफ से कई तरह के एलिगेशंस भी इनके ऊपर लगते रहे हैं। एलिगेशन वही कि मतलब हाई हैंडेडनेस का या। सर दूसरा, हरियाणा की पुलिसिंग को आप कैसे देखते हो? क्योंकि पिछले 5-6 महीने का अगर उनका पीरियड देखा जाए तो बड़ी ट्रबल। देखो अभी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा अभी पब्लिश हुआ, पिछले हफ्ते ही हुआ है 2023 का। हरियाणा इज अमंग द वर्स्ट, चौथे नंबर पे है शायद कई कई मामलों में ना, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में भी। और उसके बाद शत्रुजीत कपूर जी ने एक प्रेस नोट जारी किया था। नो व्हाट ही सेड इज कि जो एनसीआरबी के जो डेटा होता है ना, दैट रिफ्लेक्ट्स ट्रांसपेरेंसी, दैट डजंट रिफ्लेक्ट द इंक्रीज इन क्राइम। क्राइम हो रहा है और आप उसको रजिस्टर ही नहीं कर रहे हैं तो आपको तो नहीं दिखेगा ना, हो तो रहा है फिर भी। ठीक बात तो है। ही सेड कि दिस गोज टू द क्रेडिट ऑफ द स्टेट पुलिस that we have been able to register more cases. Oh my God, ये तो बहुत ट्रिक है, ये तो बहुत ट्रिकी वो था। Actually, even when I was, I mean, reporting from the districts, I used to speak to on these issues to the SPs. तो मैं उनसे कहता था कि ये जो, क्योंकि उनके ना पीछे जैसे एक साइड में तो वो ऑनर बोर्ड होता है जिसमें जो इनकम्बेंसी बोर्ड होता है, दूसरी तरफ वो भी लगा रहता है अपना क्राइम का डेटा भी। तो मैंने कहा यार तो आपकी मर्जी पे है ना, आप जैसे मैनेज करते हो। तो और ऐसा हमने देखा भी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक प्रेस नोट आता है हमारे पास कि पुलिस ने 4 अलग अलग मामलों में ड्रग ट्रैफिकिंग में जो भुक्की बोलते हैं या उसको मतलब चूरा पोस्ट बोलते हैं, चूरा पोस्ट की तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस कर्मचारी जो है वो रूटीन एसओ पे था, भट्टू रोड पे उसे एक आदमी थैले ले जाते मिला, उसको जब चेक किया तो उसमें 125 ग्राम चूरा पोस्ट मिला। रतिया रोड पे एक आदमी जो है वो मिला, उसके पास 125 ग्राम। 4 आदमियों के पास, चारों के पास 125 ग्राम मिला चारों अलग अलग दिशाओं में। चारों अचानक से रोड पे आए और चारों दिशाओं से उनको पकड़ लिया गया। वो चारों एक ही गांव के भी थे। तो वो एक आदमी को एक केस में 4 लोग पकड़े गए, उसको 4 केस बना के अचीवमेंट बनाई गई। तो ये है क्या? ये लोगों को साफ समझ आ रहा है, फिर भी
हरियाणा पुलिस इस तरीके से काम कर रही है कि मतलब नहीं, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, ये जो मैं बात ये कर रहा हूँ ये लगभग तभी जब की भी बात है 1999 और 2000 की बात कर रहा हूँ मैं ये। हाँ, चाहे तब की हो सर। तो ये क्या हो क्या रहा है, मतलब पुलिसिंग पुलिसिंग कर रही है या कुछ और ही हो गया है अब? अब ये देखिए अब देखें तो जो गैंगस्टर्स हैं, हाँ, अब देखें तो पिछले दिनों में आपको बहुत सारे गैंगस्टर्स के हाँ, एक पैर में जो है गोलियां लगी मिली है, हाँ, और वो अनकाउंटर्स में जो है ना लात में गोली लगती है। हाँ। तो अब सर मुख्यमंत्री ने तो कहा है कि या तुम छोड़ जाओ या फिर मैं छुड़वा दूंगा। और कुछ और उससे ज्यादा क्राइम और बढ़े उसके बाद, उनके स्टेटमेंट के बाद। ओके सर, एक मैं आपको स्टेटमेंट देता हूँ। एक एक दो क्वेश्चन और हैं, फिर खत्म करते हैं, काफी टाइम। आप पूछना है हरिन एक दो? हाँ, मेरा है। बस एक एक मैं पूछ लेता हूँ, फिर उसके बाद में मैं स्टेटमेंट आप बताना। किसी ने कमेंट किया अभी रिसेंटली सीएलपी, मैं दोबारा कांग्रेस पे बात लेके जा रहा हूँ, हुड्डा के सीएलपी बनने के बाद, कि एक काम करो, एक ट्रक में सारे कांग्रेस वालों को बिठा दो, हरियाणा कांग्रेस वालों को, और उसके पीछे लिख दो भूपेंद्र ते दीपेंद्र दी गड्डी। तो ये भूपेंद्र ते दीपेंद्र दी गड्डी रहेगी। नहीं बट पता क्या है, आप एक चीज देखिए, और एक्चुअली में तो लिखा था भूपी ते दीपू दी गड्डी। देखो सबसे बड़े लीडर तो वो है ना, इसमें कोई संदेह है क्या? नहीं नहीं। हाँ, तो अब ये चलता है पॉलिटिक्स में। मैं इसमें क्या कमेंट करूंगा? तो ये गड्डी उन्हीं की बनी रहेगी या कोई और नाम प्लेट भी आ जाएगी पीछे? हैं? शैलजादी गड्डी, ये ऐसा कुछ आएगा? नहीं देखो, अभी हाँ। बात ये आ जाती है ना कि आपके 37 एमएलएज में मेजोरिटी तो इनके पास है ना, तो अगले 5 साल तो कोई नहीं की रहेगी। और फिर रिजल्ट सेम नहीं रहेगा? वो मैं बता रहा हूँ, उसमें काफी सारे फैक्टर्स होते हैं ना। और वो 37 एमएलए तो वो है जो 60 बनने थे, फिर वो 37 बच गए। हाँ? उनमें से शायद हारे हैं। 60 वाली बात तो नहीं रही थी, मैं आपको सही बताऊं ना। हाँ, 50-55। 60 मैं शुरू में हमें लग रहा था कि 55 तक आएंगे, फिर ये लगने लगा कि हालात तो उतने अच्छे नहीं है, 50 तक रह जाएंगे। फिर ये लग रहा था सरकार तो आ जाएगी, क्योंकि कारण ये था कि जब एक एक करके जो चीज़ें सामने आ रही थी ना, जैसे सैलजा का लगभग 10 दिन के लिए बिल्कुल चुपचाप होकर घर बैठ जाना, 7-8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, ये बहुत बड़ा सेटबैक था, बहुत बड़ा सेटबैक था, हरवा दिए चुनाव, है ना। दूसरा, आपके 3-4 कैंडिडेट्स, कुलदीप शर्मा का बेटा नीरज शर्मा, और खुद पार्टी के अध्यक्ष उदय भान, और चौथे एक और थे जो असंध वाले जो थे, नाम दिमाग में नहीं आ रहा है, वो गोगी। इन्होंने ये कहा कि हमारी हुड्डा साहब से बात हो रही है कि हमें इतने जॉब्स % का हमें मिलेगा और हम आपको नौकरियां देंगे, नौकरी लगाओगे। हाँ, तो ये देखो, जिस पार्टी से आप लड़ रहे हो, उनका सबसे पहला पोल प्लान क्या है? बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार। दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं उसको एक बार छोड़ दो आप, पर सबसे पहला उनका जो क्लेम है ना, वो बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार। आपके आदमी चुनाव लड़ते हुए ये कह रहे हैं कि हम खर्ची और पर्ची की सरकार देंगे। अब आप अंदाजा लगाओ इससे। तो तब ये लगने लग गया था कि ये ले जाएंगे, पर बहुत ज्यादा ले क्यों जाएंगे? क्योंकि मैंने जो आप सबसे पहले बात की थी कि हरियाणा में नॉर्मली 40 सीटें तो डिसाइड करते हैं, तो ये तो उन्हें लेनी थी, इन्होंने 3 इन्होंने वहां से लेनी थी अपना नू से, बाकी इक्का दुक्का करके ये बना जाएंगे। मगर जाटे तो कौन गिर के गए वोट पे। मगर ये जब पोलिंग हुई थी ना, और खास तौर पे 8 को रिजल्ट थे, 7 तारीख को जब फाइनल फिगर दिए थे इलेक्शन, तभी लग गया था, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जो है वो पिछली बार से कम थी, और ये एक ट्रेंड है कि ये साइन था एक। हाँ, कि जब पोलिंग परसेंटेज कम होती है तो इट इज एडवांटेज रूलिंग पार्टी। ये भी है। हाँ जी, हाँ रियन सर, जैसे आपने कहा कि मतलब हरियाणा एक तरीके से मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट में भी मतलब ऊपर के लेवल पे है बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में, इवन क्राइम रेट में भी है। और मैं इसको लिंक करना चाहूँगा कि एक दो ग्रोइंग कंसर्न्स जो हरियाणा में फिलहाल के सालों में हो रहे हैं। एक तो माइग्रेशन बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और एक दूसरा जो है ड्रग एडिक्शन, जो मतलब पर्टिकुलरली जो पंजाब से एसोसिएटेड एरियाज में
उस चीज को आप कैसे देखते हैं? मतलब उसके ऊपर भी सरकार वगैरह या कोई ध्यान दे रहा है, मतलब या मीडिया या कोई उसको हाईलाइट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर उनकी क्या रीजन है? मैंने ना जब शायद ये बात 2023 की है, जब CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग, इंडियन इकोनॉमी, ओके, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसके जो फिगर्स आए थे जिसमें 37.4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताया गया था हरियाणा में, हाईएस्ट इन द कंट्री। तो मैंने एक ग्राउंड रिपोर्ट की थी। तो मैं गुड़गांव की इंडस्ट्री एरिया में, बहादुरगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया में और सोनीपत में जो राई इंडस्ट्रियल एरिया, 3 जगह गया था मैं। जो बहादुरगढ़ का इंडस्ट्रियल एरिया था ना, वो तो बेसिकली वो तो एक फुटवियर का पार्क है, उसका नाम फुटवियर पार्क है। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है वहाँ पे। आप ये लगाए कि पूरे एशिया में सबसे बड़ा फुटवियर का वो पार्क है। वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉइज, फुटवियर पार्क का मतलब ये तो है नहीं कि आपने जूती गांठनी है ना, बेसिकली तो इट्स मशीन वर्क बेसिकली, मैन्युफैक्चरिंग। हाँ मैन्युफैक्चरिंग है, मशीन से होता है सारा। मैनुअल तो काम होते हैं उसमें, पर कम मशीन से ही होता है ना, वो मैनुअल में तो मशीन पे ही करना होता है ना। तो मुझे वहाँ पे मैंने उनसे बात भी की, वीडियो इंटरव्यूज भी किए, और हरियाणा का एक भी नहीं लड़का दिखा मेरे को, अच्छा, काम करने वाले एक भी नहीं। सभी के सभी यूपी और बिहार से ज़्यादातर थे और स्टेटों से थे। तो मैंने कारण पूछा, कहते जी पहले तो जूते वाले काम में तो आना ही नहीं है। जाटा जाटा का छोरा कैसे जूते वाले काम में आ जाएगा। अब आप देखो लिबर्टी जैसे जहाँ पे हैं, इट्स नॉट दैट वो पहले वाली जूती की दुकान था ना, ये कोई फुटवियर बना रहे हैं ना, मतलब बढ़िया, जो आपके टॉप क्लास के प्रोफेशनल, जिसके अंदर पूरी, मतलब मैंने देखा वहाँ पे जूता जो बन गया है उसकी लाइफ को टेस्ट करने के लिए भी एक टेस्ट है, जहाँ पे वो लगातार चले जा रहा है वो जूता मशीन के साथ, लगातार चले जा रहा है वो, तो उससे पता लगेगा कुल कितने स्टेप ले सकेगा वो, है ना। तो इतना मतलब मॉडर्नाइज्ड वो है, और वहाँ पे भी ये काम नहीं करेंगे क्योंकि जाटा के वहाँ पे ना काम करेंगे। तो जॉब के साथ ही इंटीग्रिटी वाली बात है हरियाणा। अच्छा, तो फिर मैं ना साथ वाले गांव में भी चला गया, एक साथ वहाँ से बेसिकली ये जो फुटवियर पार्क है वो बिल्कुल आपके KMP एक्सप्रेस वे जहाँ से चढ़ता है उसके पड़ोस में ही है। तो वहाँ से मैं आगे थोड़ा एक गांव था, मेरे को नाम ध्यान नहीं है इस वक्त याद, वहाँ भी चला गया मैं, वहाँ के सरपंच से भी मिला। कहते जी 2 बातें हैं जी, ये बात भी उनकी ठीक है कि हमारे छोरे जावे को नहीं, दूसरी बात ये है कि वो रखे में को नहीं। मैंने कहा वो क्यों नहीं रखते? कहते जी सच ही बतावा, कहते हैं ये जो काम कर रहे हैं ना वहाँ पे, इनके साथ थोड़ा सा अगर वो ऊंचा बोल लेंगे, कुछ कर लेंगे, वो चुपचाप सह लेंगे, हमारे वाले तो लड़ तड़ेंगे और यहाँ से ना पूरी फौज लेके चल पड़ेंगे वहाँ पे। मरुति में होया था ना जी, आपको ध्यान होगा मरुति में एक टाइम पे, मतलब एक तो मरुति के मैनेजर को मार ही दिया था इन्होंने, हुआ था, बड़ा हीनियस था वो। हाँ, मरुति था या होंडा था, किसमें था मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। 2008-9 के आसपास की बात है ना, हुडा रिजीम में। तो कहते ये सबसे बड़ी समस्या है इनकी कि यूनियनबाजी से डरते हैं, वो रख के राजी भी नहीं है। दोनों बातें कि हम जाके राजी को नहीं, लेके राजी को नहीं। अच्छा, जब मैं वहाँ गया आपके राई वाले में, इंडस्ट्रियल इस्टेट में, वहाँ पे हरियाणा के थे, मगर हरियाणा का जो परसेंटेज था टोटल का 10-12-15% था बस, आसपास के गाँवों के थे, बाकी सारे बाहर से थे। उनकी भी यही बात थी, कहते जी हमें उनसे डर लगता है कि वो यहाँ पे फिर जो है ना, एक तो इनको बिगाड़ते हैं जो हैं, यूनियनबाजी करेंगे, इनको भी साथ में रला लेंगे, और अगर थोड़ा सा कुछ होगा तो मारपीट करने के लिए बंदे बुला लेते हैं वो। तो एक ये बड़ी समस्या है। क्या है कि ना, ये इंडस्ट्री सारी की सारी लोकेटेड है NCR में, सोनीपत, बहादुरगढ़, गुड़गांव, फरीदाबाद में, और आसपास की जो कम्युनिटीज़ हैं वो सारी मार्शल है।
आप चाहे यादव को, जाट को, गुज्जर को, हाँ, है ना, वो कैसे कर लेंगे वो काम? मार्शल कौम है ना सारी। हाँ, तो ये बात है कि ये भी हर काम को ये लेके राजी नहीं है, हाँ, और कुछ वो दे के भी राजी कम है। हाँ, तो एक तो ये कारण है, मैं बताता हूँ। ओके, दूसरा, क्योंकि ये बड़े थोड़े एरिया में लोकेटेड है। हालांकि हरियाणा को हम चाहे कितना रिच स्टेट कह लें ना, ड्यू टू दी जीएसटी इट कलेक्ट्स, है ना, वही तो हमारे पास होता है ना, रिचनेस तो वहीं से आती है ना। मगर अब जब आप देखते हैं तो आपको पता लगता है कि 40% रिचनेस तो आपकी सारी 2 ही डिस्ट्रिक्ट में पड़ी हुई है ना। अब आप हरियाणा के बाकी पार्ट्स में, पंजाब हरियाणा के मुकाबले में हर मामले में गरीबी देखते हैं ना हम उसको, मतलब अगर हम उसके टोटल पॉपुलेशन वाइज उसके बजट साइज को देख लें, उसके साइज को देख के बजट साइज को कंपेयर करें तो वो हमसे पीछे ही गिना जाता है ना। मगर जब आप चंडीगढ़ से जलंधर अमृतसर जा रहे हैं और जो आसपास गांवों के अंदर जो वहाँ पे कोठियाँ और जो उनका वो देखते हैं, और उनको जब आप हरियाणा से कंपेयर करते हैं तो हम तो कहीं भी नहीं है उनके मुकाबले में। ये भी है। कारण क्या है कि वहाँ पे रिचनेस जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटर है, क्योंकि दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ आई मीन कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री इन ए पर्टिकुलर बेल्ट। वहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ उतनी नहीं है, जो है वो सब जगह है, तो लुधियाना में भी है। हाँ, वहाँ पे जो रिचनेस है वो भाखड़ा से आई हुई है, और वो सबके पास है। वो सबके पास है। ओके, वो वहाँ की जो सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है, उसके वजह से है। वहाँ पे जो लैंड साइज है लोगों के पास, अब वहाँ के लोगों लैंड साइज देखो, रोहतक में आगे पता करो तो पता लगेगा कि 1 किले में हो सकता है 3 भाई पाजे। सच्ची बात है ये। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये फर्क है। ओके, हाँ, ऑल डन। ओके सर, आखिर में क्या कहना चाहोगे आप हरियाणा के बारे में? हैं? बस हरियाणा छोड़ दो इसने। ब्यूटीफुल बस यहाँ स्टेट, बताया। नहीं, बहुत बढ़िया स्टेट है ये, हाँ, और बहुत अच्छे ग्रोथ के इसमें पॉसिबिलिटीज हैं, हाँ, और ग्रोथ की है हरियाणा में, इसमें डाउट नहीं है। देखो, मैं सबसे पहले कह चुका हूँ कि इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी जहाँ पे हर तरह की डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी पॉपुलेशन में भी, डाइवर्सिटी इनकम में भी, और हर चीज़ में, तो उसमें चैलेंजेस तो हैं और रहेंगे भी। सही, हाँ, वो तो होने भी चाहिए। ग्रोइंग स्टेट। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। Thank you so much. काफी Thank you अच्छी very बातें much. बताई Thank you. आपने। Thank you so much. Thank ओके, you so much. कट।